दोस्तों, बहुत दिनों के इंतजार के बाद मैं आप सभी के लिए एक शानदार नई कहानी लेकर आया हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि यह नई कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। इस कहानी का नाम है अर्जुन द मार्शल शोल। तो बिना किसी देरी और बिना किसी बकवास के आइए शुरू करते हैं आज की रोमांचक कहानी। अर्जुन ने उन ऊंचे मंचों को बहुत ध्यान से देखा जिन पर नवोदित ऊर्जावान योद्धा खड़े थे। वहां कुल 9 मंच बने हुए थे। हालांकि बीच वाले सबसे ऊंचे स्तंभ पर इस समय कोई भी मौजूद नहीं था। वे सभी अपनी ऊंचाई के हिसाब से जोड़ों में व्यवस्थित थे। सबसे बाहरी मंच सबसे नीचा था, जबकि बीच का इकलौता मुख्य स्तंभ बाकी सभी के मुकाबले किसी विशाल मीनार की तरह आसमान को छू रहा था। राघव, आखिर इन 9 मंचों का क्या रहस्य है? अर्जुन ने पूछा। उसे अपनी आवाज को काफी ऊंचा करना पड़ा क्योंकि उन स्तंभों के ऊपर से गिरते हुए झरने का शोर बेहद कान फाड़ देने वाला था। यह 5वां स्तंभ जो सबसे ऊंचा है, आखिर खाली क्यों पड़ा है? राघव मुस्कुराया। वह इन मंचों और उनके ऊपर पूरी ताकत से गरजते हुए गिरने वाले दिव्य खाई झरने की ताकतों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ था। ये मंच हमारे गुरुकुल के शिष्यों के लिए बनाए गए हैं ताकि वे यहाँ ध्यान लगाकर ज्ञान और सर्वोच्च तकनीकों को हासिल कर सकें और उनका कड़ा अभ्यास कर सकें। इस बहते हुए पानी के भीतर से जो ज्ञान और आत्मज्ञान एनलाइटनमेंट मिलता है, वह बेहद गहरा और शक्तिशाली होता है। कोई मंच जितना ऊंचा होगा, उस पर गिरने वाले पानी का दबाव उतना ही प्रचंड होगा और उससे मिलने वाला ज्ञान भी उतना ही असीम होगा, बशर्ते उस मंच पर खड़ा शिष्य उस भयंकर मार को झेलने का हौसला रखता हो। यह 5वां मंच जो सबसे ऊंचा है, खड़े होने के लिए सबसे ज्यादा पेचीदा, कठिन और जानलेवा माना जाता है क्योंकि झरना अपनी पूरी और सबसे खूंखार ताकत के साथ सीधे इसी पर आकर ब्लास्ट होता है। पूरे तक्षक गुरुकुल में ऐसे गिने चुने शिष्य ही हैं जो दिव्य खाई झरने के इस साधारण दबाव को झेल पाते हैं, और जहां तक मैं जानता हूं, फिलहाल ऐसा कोई भी नहीं है जो इस 5वें मंच पर होने वाली तबाही के सामने एक पल भी टिक सके। इला शर्मा ने आगे आकर पूरी बात विस्तार से समझाई। अर्जुन ने धीरे से अपना सिर हिलाया। उसकी यह बात पूरी तरह से तर्कसंगत थी। यह 5वां मंच बुनियादी रूप से बाकी सभी मंचों से बिल्कुल अलग और खूंखार है, इला ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा। वहां मौजूद ज्ञान की जादुई ऊर्जा इतनी अंधी है कि कोई भी साधारण इंसान उसे रत्ती भर भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने एक बार अपनी आंखों से शरीर साधना के शिखर पर पहुंचे एक बेहद माहिर योद्धा को वहां अपनी किस्मत आजमाते देखा था। जैसे ही उसने उस 5वें मंच पर अपना पहला कदम रखा, उसके भीतर से प्रकट हुई उसकी ताकतवर तलवार उसकी हथेली में ही तिनके की तरह चकनाचूर हो गई। और अगले ही पल उस योद्धा का खुद का वजूद भी उसी पानी के दबाव में कुचल कर राख हो गया। इलाका चेहरा उस भयानक मंजर को याद करके पल भर के लिए पीला पड़ गया। अर्जुन ने उसकी इस चेतावनी का सम्मान किया, मगर इससे उसका हौसला रत्ती भर भी नहीं डगमगाया। दिव्य खाई झरने के भीतर कदम रखने का उसका इरादा अब भी फौलाद की तरह अडिग था। अगर तुम जैसे कीड़े भी यहाँ मंडराने लगे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि इस गुरुकुल के दिन अब पूरी तरह से खराब हो चुके हैं। तभी अचानक अर्जुन के ठीक पीछे से एक बेहद बर्फीली और घमंडी आवाज गूंजी। अर्जुन और उसके दोनों साथी झटके से पीछे घूमे। गोस्ट ब्लेड और उसके साथ खड़ा एक और युवा लड़का, जिसे अर्जुन पहले नहीं जानता था, उसे बेहद हिकारत और नफरत भरी निगाहों से घूर रहे थे। अर्जुन ने ठंडी सांस ली। वह मन ही मन सोचने लगा कि आखिर इस दुनिया के सारे बदतमीज और जाहिल लोग उसका रास्ता ढूंढते हुए उसके सामने कैसे आ जाते हैं। जब से वह गोस्ट ब्लेड से मिला था, वह बिना किसी वजह के सिर्फ उसका अपमान करने पर तुला हुआ था। मैं भी इस तक्षक गुरुकुल का एक शिष्य हूँ, बिल्कुल तुम्हारी ही तरह। और तुम्हारी ही तरह मैं भी इस गुरुकुल में जहाँ मेरा मन करेगा वहां जाने का पूरा हक रखता हूँ। अर्जुन ने करारा पलटवार किया।
और वैसे भी अगर मुझ जैसे छठे स्तर के एक मामूली योद्धा ने तुम्हारी उस 9वें स्तर की घमंडी पीठ को धूल चटा दी थी, तो अब तुम किस मुंह से यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो? गोस्ट ब्लेड का चेहरा गुस्से के मारे साक्षात काला पड़ गया। पिछली बार सिर्फ तुम्हारी किस्मत अच्छी थी और अपनी उस मामूली सी तकदीर के दम पर मेरे सामने इस कदर ऊंची आवाज में बात करने की जुर्रत मत करो। जैसा कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था, अगली बार जब हमारा आमना सामना होगा तो वह तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। और देखो, आज हम फिर आमने सामने खड़े हैं। वह अभी तक अर्जुन को इला शर्मा के साथ उस तरह करीब देखने के सदमे से पूरी तरह बाहर नहीं आ पाया था। इस कीड़े से तुम बाद में निपट लेना, गोस्ट। जरा उधर देखो। गोस्ट ब्लेड के बगल में खड़े उस दूसरे लड़के ने बीच में टोकते हुए झरने के बिल्कुल निचले हिस्से की तरफ इशारा किया। गोस्ट ब्लेड, अर्जुन और बाकी सभी लोग झटके से उस दिशा में देखने लगे। सिर्फ वही नहीं, बल्कि वहां मौजूद हर एक शिष्य की निगाहें उस भीगे हुए मंच से निकलने वाली एक बेहद जादुई और चमकदार रोशनी पर टिक चुकी थीं। वह तीव्र प्रकाश वहां साधना कर रहे एक शिष्य के बदन से फूट रहा था। जैसे ही वह जादुई रोशनी उसके पूरे शरीर पर फैली, उस शिष्य का चेहरा दर्द के मारे पूरी तरह सफेद पड़ गया और उसके होठों के कोनों से खून की कुछ बूंदें रिसकर नीचे गिरने लगीं। वह दर्द से बुरी तरह कराह उठा। महज कुछ ही सेकंड के भीतर झरने के उस भयंकर दबाव ने उसे पैरों से उखाड़ दिया और वह सीधे नीचे जा गिरा। वह लड़खड़ाते हुए बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ, मगर उसके चेहरे पर एक बेहद संतुष्ट मुस्कान तैर रही थी, क्योंकि वह चमकदार रोशनी पूरी तरह से शांत होकर उसके बदन के भीतर समा चुकी थी। साफ था कि वह जिस गुप्त तकनीक और ज्ञान को हासिल करने आया था, उसे वह मिल चुका था। जब कोई शिष्य इस झरने के भीतर अपने ज्ञान और सहन शक्ति की अंतिम सीमा तक पहुंच जाता है, तो वहां की प्रचंड ऊर्जा उसे खुद ब खुद पीछे की तरफ धकेल देती है, इला ने दृश्य को देखते हुए समझाया। उस शिष्य को वह मिल गया है जो वह चाहता था। मुझे पूरा यकीन है कि उसके बदन की आंतरिक शक्ति अब पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी होगी, उसने बेहद बारीकी से आकलन करते हुए कहा। अगर अर्जुन की दुश्मनी सचमुच गोस्ट ब्लेड जैसे खूंखार योद्धा से हो चुकी थी, तो अर्जुन को हर हाल में अपनी ताकत को जल्द से जल्द बढ़ाना ही होगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अर्जुन ने अपनी छठे स्तर की साधना के दम पर पिछली बार गोस्ट ब्लेड को कैसे चकमा दे दिया था, मगर वह यह बात बहुत अच्छी तरह जानती थी कि बिना अपनी युद्ध कला को और ज्यादा निखारे अर्जुन इस चमत्कार को दोबारा कभी नहीं दोहरा पाएगा। उसने एक बार फिर मंचों की तरफ देखा, जहां छठे मंच से एक और शिष्य हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा था। अब बीच के उस अगमय 5वें स्तंभ को छोड़कर दो मुख्य मंच पूरी तरह से खाली हो चुके थे। भीड़ में मौजूद कुछ शिष्यों को इसमें एक बेहतरीन अवसर नजर आया। अब मेरी बारी है, एक शिष्य पूरी ताकत से चिल्लाया और भीड़ के बीच से साक्षात बिजली की गति से उड़ता हुआ सीधे उस खाली पड़े चौथे मंच की तरफ झपटा। मगर जैसे ही झरने के उस खूंखार पानी ने उसके बदन को छुआ, पूरा नजारा पल भर में बदल गया। वह गिरता हुआ पानी साक्षात रोशनी की बेहद नुकीली और कातिलाना तलवारों की धार में तब्दील हो गया। उन विनाशकारी तलवारों ने उसे चारों तरफ से बुरी तरह घेरकर जाल में फंसा लिया। उसे दर्द और लाचारी के मारे सिर्फ एक बार जोर से चीखने का मौका मिला और अगले ही पल उसके बदन के साक्षात चीथड़े चीथड़े होकर हवा में बिखर गए। पूरा दिव्य खाई झरना उसके खून से पूरी तरह लाल हो उठा। यह खौफनाक मंजर देखकर न जाने कितने ही शिष्य जो वहां ज्ञान हासिल करने के इरादे से आगे बढ़ रहे थे, डर के मारे पीछे हट गए। उन्होंने मन ही मन फैसला कर लिया कि इस ज्ञान को पाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालना रत्ती भर भी समझदारी नहीं है। अगर चौथे मंच पर ज्ञान की रक्षा करने वाली ऊर्जा इतनी ज्यादा खूंखार और जानलेवा है, तो जो कोई भी उस 5वें मंच पर कदम रखने की जुर्रत करेगा,
उसे साक्षात किस काल का सामना करना पड़ेगा? अर्जुन ने खुद से ही सवाल किया। उसने चेहरे पर एक दिखावटी बेपरवाही जरूर बनाए रखी थी, मगर अंदर से वह भी पूरी तरह से सहज नहीं था। झरने की शक्तियों ने जिस रफ्तार और बेरहमी से उस शिष्य की एक छोटी सी भूल की इतनी खौफनाक सजा दी थी, उसने अर्जुन को भी अंदर तक चौंका दिया था। वह जानता था कि यह तक्षक गुरुकुल शिष्यों को साधना और प्रशिक्षण के ऐसे असीम अवसर देता है जो पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिल सकते, मगर यह देखना बेहद डरावना था कि इन अवसरों के साथ आने वाले संकट भी उतने ही ज्यादा भयानक और जानलेवा थे। उसने खुद को समझाया कि नियम बिल्कुल साफ है, अगर किसी को अपनी युद्ध कला के भीतर सर्वोच्च मुकाम हासिल करना है तो उसे साधना के इन खूंखार खतरों से सीधे टकराना ही होगा। जैसे ही दिव्य खाई झरने का वह गिरता हुआ पानी दोबारा साफ हुआ, वह मंच बिल्कुल सूना पड़ा रहा। किसी भी शिष्य की इतनी जुर्रत नहीं हो रही थी कि वह उसके पास भी फटक सके। कोई भी अपनी कीमती जान दांव पर लगाकर यह देखने को तैयार नहीं था कि उस मंच के भीतर आखिर कौन सा दिव्य खजाना छुपा हुआ है। खैर, तुम इस मूर्ख कीड़े से बाद में भी निपट सकते हो। चलो पहले उस मंच को देखते हैं। वहां असीम ज्ञान और सर्वोच्च शक्तियां साक्षात हमारा इंतजार कर रही हैं, गोस्ट ब्लेड के साथ आए उस घमंडी साथी ने उसे उकसाते हुए कहा। गोस्ट ब्लेड ने धीरे से अपना सिर हिलाया। आखिरकार वह भी यहाँ सिर्फ और सिर्फ उस सर्वोच्च आत्मज्ञान और तकनीक को हासिल करने के इरादे से ही आया था। गोस्ट ब्लेड का वह दोस्त बेहद चालाकी से मुस्कुराया और हवा में उड़ गया। वह झरने के उस प्रचंड पानी के सैलाब को चीरता हुआ सीधे आगे बढ़ा और बेहद आसानी से उस छठे मंच पर जाकर टिक गया। देखो, वह वहां छाती तानकर खड़ा है। वह सचमुच बेहद शक्तिशाली योद्धा है। वहां खड़ी शिष्याओं में से एक ने उसकी फौलादी ताकत को देखकर अचरज से कहा। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसकी आवाज में उस योद्धा के प्रति कितना गहरा आकर्षण और प्रशंसा छुपी हुई थी, शर्म के मारे उसका गोरा चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया। हालांकि सिर्फ वही अकेली नहीं थी जो उसे इस तरह देख रही थी, भीड़ में मौजूद न जाने कितने ही शिष्य उसे बेहद लालची और ईर्ष्याभरी नजरों से निहार रहे थे। वह छठा मंच, जो चौथे मंच के ठीक समानांतर था, बीच वाले मुख्य स्तंभ के बाद सबसे ज्यादा और शक्तिशाली ज्ञान प्रदान करने के लिए मशहूर था। वर्मा परिवार के खून में ही यह फौलादी ताकत बहती है। मयंक वर्मा भी अपने परिवार के बड़े दिग्गजों की तरह ही बेहद प्रतिभाशाली है। भीड़ के बीच से किसी ने आखिरकार झरने के नीचे खड़े उस योद्धा की पहचान करते हुए चिल्लाकर कहा। वह शरीर साधना के 9वें स्तर पर है और यहाँ से मिलने वाला ज्ञान उसकी शक्तियों को साक्षात एक नई और अकल्पनीय सीमा पर पहुंचा देगा। मयंक वर्मा, उसी मशहूर वर्मा परिवार का वारिस। अर्जुन ने मन ही मन इस नाम को दोहराया। उसने पहले कभी उनके बीच के पारिवारिक चेहरों पर ध्यान नहीं दिया था। खैर, कम से कम इस बात ने अर्जुन को यह जरूर समझा दिया कि वह लड़का बिना किसी बात के उसके प्रति इतनी नफरत क्यों उगल रहा था। तभी एक और साया हवा के भीतर ऊपर की तरफ उठा और सीधे झरने की दिशा में लपका। वह इतनी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा था मानो उसके पीछे साक्षात हजारों खूंखार साए चक्कर काट रहे हों। वह गोस्ट ब्लेड है, भीड़ में से किसी ने उसकी तरफ उंगली उठाते हुए जोर से कहा। गुरुकुल के ज्यादातर शिष्य उसे सिर्फ उसकी बेइंतहा बेरहमी और खूंखार फितरत की वजह से ही जानते थे। उसका यह नाम उन लोगों द्वारा दिया गया एक खौफनाक खंजर था जिन्होंने उसे युद्ध के मैदान में दुश्मनों के खून से होली खेलते देखा था, जो उसकी बची कुची इंसानियत को भी पूरी तरह से मिटा देता था। उसका असली नाम जॉन फॉकनर बेहद साधारण और मामूली था, मगर उसका यह गोस्ट ब्लेड का खिताब साक्षात एक खूंखार चेतावनी था, एक ऐसी ताकत जो इस दुनिया की नहीं थी और जिसे देखकर बड़े बड़े योद्धाओं की रूह कांप जाती थी।
आखिर यह क्या करने की कोशिश कर रहा है? किसी ने बेहद घबराए हुए स्वर में पूछा। गोस्ट ब्लेड बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे उस खाली पड़े 5वें मंच की तरफ बढ़ रहा था, मानो उसे मौत के इस तांडव की रत्ती भर भी परवाह न हो। क्या इसका दिमाग पूरी तरह से फिर चुका है? वह मंच अपने पास आने वाले हर एक जिंदा इंसान को पल भर में साक्षात मौत की नींद सुला देता है। गोस्ट ब्लेड ने भीड़ के उस खौफ और शोर को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और उसकी रफ्तार और ज्यादा तेज हो गई। देखते ही देखते वह दिव्य खाई झरने के उस सबसे खूंखार और प्रचंड पानी के सैलाब के बिल्कुल बीचों बीच जा पहुंचा। तभी झरने के उस गिरते हुए पानी के भीतर से एक बेहद अजीब और अदृश्य जादुई दबाव चारों तरफ फैलने लगा। उसने देखते ही देखते हजारों गरजते हुए खूंखार सायों का रूप ले लिया, जो पूरी ताकत से गोस्ट ब्लेड के बदन को जकड़ने और उसे कुचलने के लिए उसकी तरफ लपके। गोस्ट ब्लेड ने गुस्से में अपने दांतों को भींचा। जैसे ही उसने उस विनाशकारी हमले को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई, उसके बदन के भीतर छुपी उसकी जादुई और खूंखार गोस्ट ब्लेड मार्शियल सोल की आभा एक गहरे सैलाब की तरह बाहर ब्लास्ट हुई। उस असीम कठिनाई और जानलेवा दबाव के बावजूद वह बेहद गर्व और घमंड के साथ उस सबसे ऊंचे और खतरनाक 5वें मंच पर फौलाद की तरह जाकर खड़ा हो गया। वह अभी भी वहां खड़ा है। गोस्ट ब्लेड इस भयंकर दबाव को झेल रहा है, भीड़ में से एक हैरान दर्शक ने अचरज से कहा। गोस्ट ब्लेड ने उन लोगों की तारीफों से प्रभावित होने के बजाय पूरी तरह से मंच पर खुद को संभाले रखने पर अपना ध्यान केंद्रित किया। हालांकि उसने अभी अभी यह साबित कर दिया था कि वह उन योद्धाओं से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली था जो यहां आने की कोशिश में अपनी जान गंवा बैठे थे, मगर इस मंच पर टिके रहने की जद्दोजहद उसके बदन की पूरी ऊर्जा को तेजी से निचोड़ रही थी। तभी पानी के भीतर से साक्षात हजारों खूंखार साए, गोस्ट शैडोज, दोबारा ब्लास्ट हुए और उसे पूरी तरह से अपने आगोश में लेने के लिए आगे बढ़े। उस भयंकर आक्रमण के सामने उसका सुरक्षात्मक प्रभामंडल ऑरा सिकुड़ने लगा। वह बहुत अच्छी तरह जान गया था कि अगर यह तबाही इसी तरह जारी रही तो वह यहीं मारा जाएगा। गोस्ट ब्लेड की आंखों में साक्षात मौत का खौफ तैर गया। उसे इस बात का एहसास हो गया था कि इस सबसे ऊंचे स्तंभ पर कदम रखने का उसका फैसला कितनी बड़ी बेवकूफी थी। उसने अपनी बची कुची पूरी ताकत झोंककर उन खूंखार सायों की दम घोंट देने वाली पकड़ को झटका और मुंह से खून की उल्टी करते हुए वह झटके से उस 5वें मंच से नीचे कूद गया। वह इस बात को चाहकर भी नहीं छुपा सकता था कि इस दुस्साहस ने उसके शरीर को कितनी गहरी चोट पहुंचाई थी। जो भीड़ कुछ ही पल पहले उसकी फौलादी ताकत की मुरीद हो रही थी, वह उसकी यह जर्जर हालत देखकर पूरी तरह से सन्न रह गई। वह इस समय साक्षात एक हारे हुए और टूटे हुए इंसान की तरह लग रहा था। इस खौफनाक अनुभव ने गोस्ट ब्लेड को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। उसे हमेशा से यह अटूट विश्वास था ही, वह यह बात बहुत अच्छी तरह जानता था कि उसके पास एक असाधारण और अद्वितीय प्रतिभा है। मगर इस 5वें मंच ने आज उसे उसकी असली औकात दिखा दी थी कि सिर्फ उतनी प्रतिभा इस जानलेवा दबाव के सामने कुछ भी नहीं थी। उसकी इस कमजोरी की वजह से वह उस सर्वोच्च आत्मज्ञान एनलाइटनमेंट से महरूम रह सकता था जिसका वह खुद को हकदार समझता था। अर्जुन ने गोस्ट ब्लेड की इस हालत को देखा और वह अपनी मुस्कान को रोक नहीं पाया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इस तरह दांत फाड़कर क्या देख रहे हो, गोस्ट ब्लेड गुस्से में बुरी तरह बिफर पड़ा। जितनी औकात तुम्हारी इस पूरी जिंदगी में है, उतना कचरा तो मैं हर सुबह अपने टॉयलेट पॉट में छोड़कर आता हूँ। उसके इस बेहद घटिया और गुस्से से भरे बर्ताव के बावजूद अर्जुन के चेहरे की मुस्कान फीकी नहीं पड़ी, बल्कि उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा अब और ज्यादा चौड़ा हो गया था। तुमने यहाँ सबके सामने अपनी झूठी शान दिखाने की कोशिश की थी,
अर्जुन ने शांत मगर तीखे लहजे में कहा, मगर तुम्हारा यह पैंतरा पूरी तरह से फेल हो गया। अपनी असीम प्रतिभा से हम सबको प्रभावित करने के बजाय तुमने आज यहाँ अपनी सीमाओं का तमाशा बना दिया है। और अब जब तुमने खुद ही अपनी कमजोरी की पोल खोल दी है, जब हम सब जान चुके हैं कि राजा के बदन पर कोई कपड़ा नहीं है, तो तुम अंदर से बुरी तरह बौखला गए हो और अपनी इस नाकामी का ठीकरा फोड़ने के लिए किसी बलि के बकरे की तलाश कर रहे हो। खैर जो भी हो, मैं तुम्हारा वो बकरा बिल्कुल नहीं हूँ। अर्जुन ने बेपरवाही से अपने कंधे उचकाए। यह तुम्हारी अपनी खुद की नाकामी है। अगर तुम सचमुच एक बेहतर और समझदार इंसान होते तो यहाँ बकवास करने के बजाय एक कदम पीछे हटते, अपने दिमाग को शांत करते और इस करारी हार से कोई ठोस सबक सीखते। एक बेहतर इंसान? गोस्ट ब्लेड ने बेहद नफरत और जहरीले स्वर में इस शब्द को दोहराया। उसकी उस आवाज को सुनते ही भीड़ में मौजूद हर एक इंसान खौफ के मारे एक कदम पीछे हट गया। गोस्ट ब्लेड के ये शब्द, जो शरीर साधना के 9वें स्तर पर पहुंचे एक ऐसे खूंखार योद्धा के मुंह से निकले थे, जिससे पूरे तक्षक गुरुकुल में कोई भी दुश्मनी मोल लेने की जुर्रत नहीं करता था, साक्षात अर्जुन की मौत के फरमान की तरह गूंज रहे थे। तुम कान खोलकर मेरी बात सुनो। तुम अभी सिर्फ 6ठे स्तर पर रेंगने वाले एक मामूली नए शिष्य हो। औकात, ताकत और हथियारों की मारहर उस मायने में जो इस दुनिया में मायने रखती है, मैं तुमसे कोसों आगे हूँ। क्या तुम्हारी खोपड़ी में यह बात घुस रही है कि मेरे लिए तुम्हारे इस मामूली बदन से तुम्हारी सांसों को छीनना कितना आसान काम है? अर्जुन ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, मानो उसके सामने कोई मामूली कीड़ा खड़ा हो। तो अब तुम क्या करने वाले हो? क्या मेरे ऊपर गिरकर रोने वाले हो? उसने बेपरवाही से गोस्ट ब्लेड की तरफ अपनी पीठ घुमा ली और ऊपर की तरफ देखते हुए दिव्य खाई झरने के प्रचंड सैलाब को निहारने लगा। तुम अपने बारे में कुछ ज्यादा ही ऊंचा सोचते हो, उसने बिना पीछे मुड़े अपनी बात जारी रखी। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। तुम घमंड के अंधेपन में अपने बदन के भीतर छुपे उन जानलेवा खतरों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हो। अर्जुन, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज ऐसा कोई कदम मत उठाना जिसके बारे में तुम इस समय सोच रहे हो। इला शर्मा ने अर्जुन के चेहरे को देखकर और फिर बीच वाले मुख्य मंच की तरफ नजरें दौड़ाते हुए बेहद मिन्नत भरे स्वर में कहा। इला, राघव, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। अर्जुन ने जवाब के रूप में सिर्फ इतना ही कहा और उनकी तरफ देखते हुए धीरे से अपना सिर हिला दिया। जिन लोगों ने भी उनकी इस बातचीत को सुना था, वे अर्जुन को साक्षात खौफ और अचरज की मिलीजुली निगाहों से देखने लगे। क्या सचमुच कोई और सिरफिरा इस खूंखार पानी के दबाव में अपनी किस्मत आजमाने की जुर्रत करने वाला था? इसी बीच 2 और शिष्य अलग अलग स्तर का ज्ञान हासिल करके उन मंचों से वापस नीचे उतर आए थे। वे पहले और दूसरे स्तंभ से वापस लौटे थे, जिससे अब खाली पड़े मंचों की संख्या बढ़कर कुल 4 हो चुकी थी। पहला, दूसरा, चौथा और 5वां मंच। तभी अर्जुन ने एक जोरदार छलांग लगाई और वहां मौजूद हर एक इंसान की निगाहों के सामने साक्षात हवा को चीरता हुआ सीधे झरने की दिशा में उड़ चला। अगर मैं गलत नहीं हूं तो कोई मुझे सही करे, भीड़ में खड़े एक दर्शक ने बाकी लोगों की तरफ देखते हुए ऊंचे स्वर में कहा। क्या यह लड़का सिर्फ 6ठे स्तर की साधना पर खड़ा एक मामूली जूनियर शिष्य नहीं है? मेरा मतलब है, इसके इस गजब के दुस्साहस और कलेजे के लिए मैं इसकी तारीफ जरूर करूंगा, मगर यह दिव्य खाई झरना कोई ऐसी जगह नहीं है जहां कोई भी नौसिखिया आकर अपनी जान दांव पर लगाए। यहाँ का मंजर एक बार फिर साक्षात खून से लाल होने वाला है। तुम बिल्कुल गलत नहीं कह रहे हो, एक दूसरे शिष्य ने उस दृश्य को बेहद डरावने सम्मोहन के साथ देखते हुए जवाब दिया। यहाँ तक कि उस पहले और सबसे नीचे वाले मंच का दबाव भी अच्छों की रूह कंपा देता है। अगर इस लड़के को सचमुच साक्षात मौत के कुएं में ही कूदना था,
तो कम से कम उसे कोई ऐसा तरीका चुनना चाहिए था जिससे मरने के बाद उसका चेहरा पहचानने लायक तो बचता। बाकी भीड़ ने भी उसकी इस बात पर बेहद गंभीरता से हामी भरते हुए अपने सिर हिलाए। झरने की इस प्रचंड मार से किसी योद्धा को सुरक्षित रखने के लिए छठे स्तर की ताकत साक्षात ऊंट के मुंह में जीरे के समान थी, और बीच के उस सबसे ऊंचे 5वें स्तंभ की तो बात ही बिल्कुल अलग थी। यहाँ तक कि 9वें स्तर की साधना पर पहुंचे दिग्गज योद्धा भी इसके पानी के प्रचंड वेग को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। ऐसे में अर्जुन का यह बेवकूफी भरा फैसला साक्षात उसकी मौत की वजह बनने वाला था। अब वह चाहकर भी पीछे नहीं हट सकता, भले ही उसका मन बदल जाए। अगर उसके पास रत्ती भर भी अक्ल होगी तो वह सबसे नीचे वाले पहले मंच की तरफ बढ़ेगा। मगर जिस तरह की हरकत वह इस समय कर रहा है, उसे देखकर तो यही लगता है कि अक्ल नाम की चीज भगवान ने उसके भेजे में डाली ही नहीं है। पहले वाले समीक्षक ने अपनी कमेंट्री जारी रखी। क्या अर्जुन सचमुच इस असंभव चमत्कार को अंजाम दे पाएगा? इला शर्मा ने मन ही मन सोचा। बिना जाने उसने डर के मारे अपनी दोनों हथेलियां आपस में भींच ली थीं। वह बहुत अच्छी तरह जानती थी कि अर्जुन इस समय कितना बड़ा और जानलेवा जोखिम उठा रहा था। दूसरी तरफ राघव के चेहरे पर चिंता की एक भी लकीर नहीं थी। उसे अर्जुन की शक्तियों पर अटूट भरोसा था। हालांकि तकनीकी रूप से अर्जुन अभी सिर्फ छठे स्तर का योद्धा था, मगर उसकी वास्तविक युद्ध क्षमता और आंतरिक ताकत किसी भी साधारण योद्धा के मुकाबले अकल्पनीय रूप से मजबूत थी। यह उसके भीतर छुपी असीम और दिव्य प्रतिभा को दर्शाता था, और आखिरकार उस सर्वोच्च आत्मज्ञान एनलाइटनमेंट को हासिल करने के लिए प्रतिभा की ही तो सबसे ज्यादा जरूरत होती थी। क्या वह गलत दिशा में आगे बढ़ रहा है? भीड़ के बीच से किसी ने हैरान होकर पूछा। अर्जुन उस पहले और सबसे नीचे वाले सुरक्षित मंच को पूरी तरह से नजरअंदाज करता हुआ लग रहा था। उसका रुख सीधे उस खूंखार 5वें मंच की तरफ था। क्या वह सचमुच उसी तरफ जा रहा है? क्या उसकी मौत आ चुकी है? वहां तो गोस्ट ब्लेड जैसा खूंखार योद्धा भी साक्षात यमराज के मुंह से बचकर वापस भागा है। फिर इस अदने से कीड़े की वहां टिकने की क्या औकात है? देवियों और सज्जनों, इसी को कहते हैं साक्षात विनाशकाले विपरीत बुद्धि। गोस्ट ब्लेड ने भीड़ के बीच खड़े होकर बेहद बर्फीले लहजे में चिल्लाकर कहा, हालांकि उसके चेहरे पर एक गहरी संतुष्टि और खुशी साफ देखी जा सकती थी। चलो, अच्छा ही हुआ, कम से कम इसने मेरा काम बेहद आसान कर दिया। इस झरने का यह खूंखार पानी खुद ब खुद मेरे लिए इसकी जान ले लेगा। अर्जुन के पास नीचे खड़ी उस मूर्ख भीड़ की बकवास और टिप्पणियों पर ध्यान देने का रत्ती भर भी समय नहीं था। वह इस समय पूरी रफ्तार से हवा को चीरते हुए आगे बढ़ने में व्यस्त था। जैसे जैसे वह झरने के करीब पहुंच रहा था, पहाड़ की ऊंची चट्टानों से सीधे नीचे ब्लास्ट होते पानी के उस प्रचंड वेग की लहरें उसके बदन को हिला रही थीं। तभी हवा में एक बेहद अजीब और खौफनाक आवाज गूंजी। अगले ही पल उस गिरते हुए पानी के भीतर से एक अत्यंत प्राचीन और रहस्यमयी जादुई ऊर्जा प्रकट हुई। उसने अर्जुन के बदन के भीतर छुपी शक्तियों और उसकी कमजोरियों को पल भर में भांप लिया, और देखते ही देखते वह पानी साक्षात एक अंतहीन और विनाशकारी भाला संकल्प स्पीयर इंटेंट की धार में तब्दील हो गया। उस पानी के भाला संकल्प ने अर्जुन के पूरे बदन को चारों तरफ से घेर लिया और उसके कपड़ों को तिनके की तरह फाड़ते हुए उसके शरीर पर दर्जनों गहरे और जानलेवा घाव कर दिए, जिनसे खून की धारा बहने लगी। आखिर मैं किस तरह के चक्रव्यूह में कदम रख चुका हूं? अर्जुन ने मन ही मन सोचा। उसे ऐसा लगा मानो उस पर अचानक पीछे से घात लगाकर हमला किया गया हो। उसने तुरंत पलटवार करते हुए अपने खुद के भाला संकल्प स्पीयर इंटेंट को बाहर की तरफ ब्लास्ट किया, मगर उसके मन में यह शंका गहरे से बैठ गई कि यह 5वां मंच उसकी उम्मीदों से कई गुना ज्यादा खतरनाक और जानलेवा था।
उसके अपने बदन से बहता हुआ वह खून साफ गवाही दे रहा था कि इस बार उससे स्थिति का आकलन करने में बहुत बड़ी चूक हुई थी। यह दिव्य खाई झरना अपने पास आने वाले हर एक साधक के भीतर छुपी सबसे मुख्य और खास ताकत को पूरी तरह से सोख लेता था, और फिर उस अनंत जादुई पानी की शक्तियों के दम पर वह उसी ताकत का एक साक्षात खूंखार प्रतिरूप तैयार करके उस योद्धा पर ही पलटवार करता था। अर्जुन का अपना खुद का भाला संकल्प इस समय उस पानी के भीतर से पैदा हुए भाला संकल्प के साक्षात आमने सामने टकरा रहा था। झरने की यही जादुई खूबी उसे इतना ज्यादा जानलेवा और खूंखार बनाती थी। न जाने कितने ही शिष्य जो इस पांचवें मंच पर सर्वोच्च ज्ञान हासिल करने के इरादे से आए थे, वे इसी पानी की खूंखार प्रतिशोधात्मक शक्तियों के नीचे कुचलकर हमेशा के लिए मौत की नींद सो गए थे। यही वजह थी कि अर्जुन को अब फूंक फूंक कर अपना हर कदम आगे बढ़ाना था। उसके बदन के भीतर से फूट रही वह चमकदार चांदी के भाले, सिल्वर स्पीयर की दिव्य आभा इस समय साक्षात अपनी खुद की चेतना के दम पर आगे बढ़ रही थी, जो पानी के उस खूंखार भाला संकल्प को अपने पास आने से रोक रही थी। मगर यह संतुलन बेहद नाजुक और पल भर में टूट जाने वाला था। अर्जुन बेनतहा कठिनाई और दर्द को झेलते हुए आगे बढ़ता गया। जमीन पर खड़े होकर देखते समय ही वह यह बात बहुत अच्छी तरह समझ गया था कि सिर्फ अपनी शारीरिक ताकत के दम पर इस पानी के जादुई सैलाब को हराना पूरी तरह से असंभव था। यहाँ जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी, वह थी उसकी अपनी खुद की आंतरिक शक्ति, जिसे उस सर्वोच्च आत्मज्ञान एनलाइटनमेंट के साथ जोड़कर सही दिशा दी जा सके। एक ऐसा ज्ञान जिसे सिर्फ और सिर्फ इस झरने के खूंखार दबाव के भीतर ही अनलॉक और हासिल किया जा सकता था। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उस ज्ञान को इस तबाही के बीच कैसे ढूंढा जाए और उसे अपने लिए कैसे उपयोगी बनाया जाए। अर्जुन को फिलहाल इसका कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था, और बिना किसी सहारे के बीतने वाला उसका हर एक सेकंड उसे साक्षात उसकी नाकामी और मौत के और ज्यादा करीब धकेल रहा था। उसने उस चमकदार चांदी के भाले, सिल्वर स्पीयर की जादुई शक्ति पर पूरी तरह से महारत हासिल कर ली है। भीड़ में से एक शिष्य ने अर्जुन को बहुत ध्यान से देखते हुए कहा, और ऐसा लगता है कि अब तक यही शक्ति उसे इस मौत के खेल में जिंदा रखे हुए है। अर्जुन का वह दिव्य भाला झरने के पानी से पैदा हुए उस प्रचंड और विशाल भाले के वार को पूरी ताकत से रोक रहा था, और वहां खड़ा हर एक दर्शक अर्जुन के इस अकल्पनीय जुझारू संकल्प को देखकर साक्षात दंग रह गया था। खैर, जहां तारीफ बनती है वहां करनी ही पड़ेगी। ऐसा लगता है कि इस लड़के के घमंडी दावों के पीछे सचमुच कोई बेहद खूंखार और वास्तविक ताकत छुपी हुई है, एक दूसरे शिष्य ने जवाब दिया। हालांकि उसकी आवाज में अर्जुन के प्रति कोई बहुत गहरी श्रद्धा या प्रशंसा नहीं थी, मगर उसके लहजे में अर्जुन के इस साहस के प्रति एक गहरी और अनचाही इज्जत साफ महसूस की जा सकती थी। झरने से फूटने वाले उस जादुई भाले का विनाशकारी वार अर्जुन पर लगातार जारी रहा, जिससे अर्जुन ने दर्द के मारे अपने दांतों को भींचा और अपनी खुद की आंतरिक ऊर्जा को उसकी अंतिम सीमा तक बाहर बुलाकर उस हमले का सामना करने की कोशिश की। वह बहुत अच्छी तरह जानता था कि इस परीक्षा में सफल होने के बाद उसे कौन सा दिव्य इनाम मिलने वाला है। अगर वह इस दिव्य खाई झरने के 5वें मंच पर छुपे उस सर्वोच्च आत्मज्ञान को अनलॉक करने में कामयाब हो गया, तो उसके अपने खुद के भाले की शक्ति साक्षात कई गुना ज्यादा शक्तिशाली और असीम हो जाएगी। और इस सर्वोच्च मुकाम को पाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाना घाटे का सौदा बिल्कुल नहीं था। अर्जुन ने झरने के उस प्रचंड और भारी दबाव के सामने अपने फौलादी कंधों को सीधा किया और लगातार आगे बढ़ता रहा। मगर झरने के पानी से फूटने वाली वह भाले की कातिलाना रोशनी रत्ती भर भी कम या कमजोर नहीं हुई। इसके विपरीत अर्जुन की अपनी सुरक्षात्मक जवाबी ताकत अब धीरे धीरे घटने लगी थी, और झरने का वह प्रचंड सैलाब अब उस पर पूरी तरह से हावी होने लगा था।
उसके बदन पर लगातार और ज्यादा गहरे घाव उभरने लगे थे और उसके शरीर से बहते हुए खून ने उसके उस लंबे योद्धा चोगे को पूरी तरह से सुर्ख लाल रंग में रंग दिया था। नीचे खड़ी भीड़ इस खौफनाक मंजर को देखकर साक्षात थर-थर कांप उठी। मुझे तो पूरा यकीन है कि यह लड़का सचमुच अपनी जान देने पर आमादा है, भीड़ में से कोई धीरे से बुदबुदाया। बाकी लोगों ने भी इस बात पर अपनी सहमति जताई। अर्जुन का यह लगातार आगे बढ़ना अब कोई बहादुरी या प्रेरणादायक कदम नहीं लग रहा था, बल्कि यह साक्षात उसकी चरम बेवकूफी और पागलपन की गवाही दे रहा था। अर्जुन, इला शर्मा ने पूरी ताकत से चिल्लाकर उसे आवाज दी। उसने अपनी आवाज में गुरुकुल की एक सीनियर होने की पूरी ताकत और अधिकार झोंक दिया था। अब बहुत हो चुका। अगर तुम इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो तुम खुद को साक्षात अपने ही हाथों मौत के घाट उतार दोगे। उसके बगल में खड़े राघव ने भी बेहद घबराए हुए चेहरे के साथ उसकी बात पर हामी भरी। अर्जुन ताकत हासिल करने की अपनी इस भूख में उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा जिद्दी और अडिग साबित हुआ था। जहां एक योद्धा के समर्पण और साक्षात पागलपन के बीच की वह महीन लकीर अब पूरी तरह से मिटकर बेमानी हो चुकी थी। भले ही उसकी आंतरिक शक्ति कितनी भी ज्यादा क्यों न हो, और राघव यह बात बहुत अच्छी तरह जानता था कि अर्जुन की वास्तविक ताकत उस खुद से और इला शर्मा दोनों से कहीं ज्यादा थी, मगर इस पांचवें मंच की विनाशकारी तबाही से उसकी जान बचाने के लिए शायद वह ताकत भी अब कम पड़ रही थी। तभी अर्जुन ने अपने सिर को पूरी ताकत से पीछे की तरफ झटका और बिना किसी शब्द के साक्षात एक सिंहगर्जना की, जो सीधे उस आसमान और उसके ऊपर बरसते पानी के खूंखार सैलाब को चुनौती दे रही थी, भले ही वह इस समय खुद अपने ही खून के सैलाब में पूरी तरह से नहाया हुआ था। उसकी उस गूंजती हुई चीख ने मानो उसके बदन के भीतर छुपे किसी सोए हुए दिव्य दरवाजे को पूरी तरह से अनलॉक कर दिया, और अगले ही पल उसके भीतर से प्रकट हुई उस चांदी के भाले सिल्वर स्पीयर की दिव्य शक्ति ने पानी से पैदा हुए उस नकली प्रतिरूप को साक्षात तिनके की तरह पीछे धकेल दिया। एक बार फिर हरकत में आते हुए अर्जुन ने पानी के उस खूंखार सैलाब को बीच से पूरी तरह से चीर दिया और साक्षात एक विजेता की तरह उस पांचवें मंच की ऊंची पत्थर की मेज जैसे स्तंभ पर अपना कदम रख दिया। गोस्ट ब्लेड का चेहरा यह देखकर साक्षात जड़ हो गया। वह पूरी तरह से सन्न रह गया था। छठे स्तर की साधना पर खड़े एक ऐसे मामूली शिष्य ने, जिसकी ताकत उसकी अपनी 9वें स्तर की शक्ति के आसपास भी फटकने के काबिल नहीं होनी चाहिए थी, आज न सिर्फ उसकी बराबरी की थी, बल्कि उसे साक्षात बहुत पीछे छोड़ते हुए उस सर्वोच्च मुकाम को हासिल कर लिया था। यह सचमुच एक अकल्पनीय और हैरतंगेज चमत्कार है, भीड़ में से किसी ने अचरज से अपनी उंगली दांतों तले दबाते हुए कहा, मगर सवाल यह है कि वह वहां कितनी देर तक खुद को संभाल कर रख पाएगा। सिर्फ इस मंच तक पहुंचने के लिए ही उसने अपने बदन की न जाने कितनी आंतरिक शक्ति को पूरी तरह से फूंक दिया होगा। और उसकी अपनी खुद की समझ इस समय कितनी सही है? क्योंकि अगर उसने यहाँ साधना के दौरान एक छोटी सी भी भूल की तो यही वह जगह है जहाँ उसकी साक्षात कब्र बनेगी। वे लोग यह बात बहुत अच्छी तरह जानते थे, जैसा कि भीड़ में मौजूद हर एक शिष्य वाकिफ था, कि पिछले पूरे 3 सालों के भीतर केवल एक ही ऐसा इकलौता योद्धा हुआ था जो इस पांचवें मंच पर सफलतापूर्वक पहुंचने और वहां से उस सर्वोच्च आत्मज्ञान को हासिल करने में कामयाब रहा था। वे यह भी जानते थे कि उस इकलौते महान योद्धा ने आगे चलकर तक्षक गुरुकुल के भीतर सर्वोच्च सत्ता और अधिकार के उस शिखर को छुआ था, जिसने आगे चलकर एस्केलॉन के संप्रदाय ऑर्डर ऑफ एस्केलॉन की कमान संभाली थी और अपने भीतर की आंतरिक ऊर्जा क्यूआई पर एक ऐसी अद्वितीय और अचूक महारत हासिल की थी जिसका पूरी दुनिया में कोई सानी नहीं था। अर्जुन चाहे छठे स्तर की साधना पर खड़ा कितना भी खूंखार और शक्तिशाली योद्धा क्यों न साबित हुआ हो, मगर फिर भी वह गैरिसन हाइड के उन अकल्पनीय और ऐतिहासिक कारनामों की बराबरी करने की उम्मीद कभी नहीं कर सकता था।
किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि अर्जुन उस ऊंचे मंच के जानलेवा दबाव को बर्दाश्त कर पाएगा। उस सर्वोच्च आत्मज्ञान को हासिल करना और वहां से जिंदा वापस लौटकर अपनी कहानी सुनाना तो बहुत दूर की बात थी। यहाँ तक कि राघव को भी, जिसका अर्जुन पर अटूट विश्वास था, पल भर के लिए अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। जैसे ही अर्जुन ने उस ऊंचे मंच की शक्तियों को भांपने की कोशिश की, उसे महसूस हुआ कि झरने के पानी से पैदा हुआ वह खूंखार भाला संकल्प अब पहले से कहीं ज्यादा खूंखार होकर उस पर टूट रहा था। यह उसकी अब तक की झेली गई किसी भी ताकत के मुकाबले कोसों आगे था। उसने दर्द और दबाव के मारे अपने चेहरे को भींचा। वह इस सच से पूरी तरह वाकिफ था कि छठे स्तर का योद्धा होने के नाते यह भयंकर सैलाब देरसबेर उसके शरीर को पूरी तरह कुचल देगा। 1 मिनट। जब तक मैं इस सर्वोच्च आत्मज्ञान की शक्ति को पूरी तरह हासिल नहीं कर लेता, तब तक मैं इस मार को झेलने के लिए उस रहस्यमयी मोती का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अर्जुन को अचानक एक रास्ता सूझा। उसने अपनी दिव्य चेतना को जगाया और अपनी जेब में रखे उस जादुई मोती के साथ एक गहरा संपर्क स्थापित किया। हालांकि वह मोती अपनी जगह से ऊपर नहीं उठा, मगर उसने एक बेहद अलग और जादुई तरीके से उसकी पुकार का जवाब दिया। उस मोती के भीतर से साक्षात एक रहस्यमयी खिंचाव पैदा हुआ, जिसने अर्जुन के पूरे बदन पर फैल रहे उस खूंखार भाला संकल्प के प्रचंड वेग के एक बहुत बड़े हिस्से को अपने भीतर सोख लिया। अब पानी का जो थोड़ा बहुत दबाव बचा था, उसे संभालना अर्जुन के लिए बेहद आसान था, और पूरी साधना में पहली बार उसने अपने मन को थोड़ा शांत और सहज होने दिया। उसने अपनी इस सहजता को नीचे खड़ी भीड़ के सामने जाहिर नहीं होने दिया और उस जादुई मोती को बेहद अचूक सटीकता से नियंत्रित करना जारी रखा। ऐसा करने से न सिर्फ उसके बदन पर पड़ रहा वो जानलेवा दबाव पूरी तरह खत्म हो गया, बल्कि नीचे खड़े उन दुश्मनों से भी असली हकीकत पूरी तरह छुप गई जो मन ही मन उसकी मौत की दुआ मांग रहे थे। इस तरकीब ने अर्जुन की उस सबसे बड़ी चिंता को पूरी तरह खत्म कर दिया जो साधना के दौरान उसका ध्यान भटका सकती थी। जैसे जैसे वह मोती झरने के उस खूंखार भाले के प्रहार को अपने भीतर सोखता गया, अर्जुन उस पानी के भीतर छुपे असली रहस्य और उस आत्मज्ञान की प्रकृति का गहराई से अध्ययन करने लगा, एक ऐसा दिव्य ज्ञान जो सिर्फ उसका हो सकता था, बशर्ते वह खुद को इसके काबिल साबित कर दे। नीचे खड़े होकर देखने वाले शिष्यों के होश उड़ चुके थे। अर्जुन बिना हिचकिचाहट के वहां फौलाद की तरह सीधा खड़ा था। उसके बदन से खून का बहना पूरी तरह बंद हो चुका था और उसकी आंखें बेहद शांति के साथ बंद थीं। उसे देखकर साफ लग रहा था मानो वह साक्षात उस परम आत्मज्ञान के दिव्य संसार में प्रवेश कर चुका हो। वह अभी भी वहां टिका हुआ है। यह तो सचमुच एक अकल्पनीय कारनामा है, भीड़ में से किसी ने बेहद अचरज और अविश्वास से भरे स्वर में कहा। यह देखकर इला शर्मा और राघव ने चैन की सांस ली और एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए। दूसरी तरफ गोस्ट ब्लेड का चेहरा गुस्से और नफरत के मारे साक्षात तमतमा उठा था। वह तो वहां खड़े होकर सिर्फ अर्जुन की एक बेहद दर्दनाक और खौफनाक मौत का तमाशा देखना चाहता था। उस जादुई मोती की मदद से अर्जुन ने पानी के उस भारी दबाव को पूरी तरह से काबू कर लिया था। यही वजह थी कि अब वह अपना पूरा ध्यान उस सर्वोच्च और दिव्य साधना पर केंद्रित करने के लिए आजाद था। उसने चेतना के एक ऐसे नए और अद्भुत संसार में कदम रख दिया था, जहां चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ भाला और उसकी साक्षात असीम शक्तियां फैली हुई थीं। अर्जुन खुद को पूरी तरह से उस संसार के भीतर डुबोता चला गया। इस जादुई दुनिया में भाले की शक्ति ही हर एक चीज को नियंत्रित कर रही थी, हर एक नियम को चला रही थी। उसके उस प्रचंड रूप का मुक्त होना ही यह तय करने वाला था कि एक योद्धा को युद्ध के मैदान में कैसे लड़ना है और अपनी सांसों को किस तरह काबू करना है।
समय की रफ्तार जैसे बेहद धीमी पड़ गई क्योंकि अर्जुन भाले के उस सर्वोच्च साम्राज्य के रहस्यों को सीख रहा था और उन्हें खुद के भीतर महसूस कर रहा था। सदियों के बीतने जैसे उस लंबे एहसास के बीच वह उस शक्ति के साथ पूरी तरह एकाकार हो गया, यहाँ तक कि उसकी अपनी आत्मा और उस भाले के असली वजूद के बीच का अंतर पूरी तरह से मिट गया। अब वह हर उस चमत्कार को अंजाम दे सकता था जो भाले की वह दिव्य शक्ति, उसका स्वभाव और उसका असली वजूद करने की ताकत रखता था। धीरे धीरे उसके लिए यह याद रखना बेहद मुश्किल होता जा रहा था कि वह खुद कौन है और कहां से आया है। भाले के इस अद्भुत संसार में न तो कोई इंसान था और न ही कोई खूंखार दानवी जीव। वहां कोई भी जिंदा प्राणी मौजूद नहीं था। वह भाला ही साक्षात हर एक वजूद का इकलौता प्रतीक था। अर्जुन ने मन ही मन अपनी इस नई पहचान को पूरी तरह से स्वीकार करना शुरू कर दिया। मैं ही यह भाला हूँ और यह भाला ही मेरा असली वजूद है। उसने ऊपर आसमान में घूमते हुए अनथीन सितारों को देखते हुए मन ही मन सोचा। इसके अलावा इस पूरी कायनात में और बचा ही क्या है। उसकी इस बात का जवाब देने के लिए वहां कोई इंसान या चीज मौजूद नहीं थी, बस उस भाले की शाश्वत जादुई आत्मा की गूंजती हुई आवाजें चारों तरफ गूंज रही थीं। एक बहुत लंबे समय के बीत जाने के बाद अर्जुन की चेतना में एक बेहद अनोखा विचार कौंधा। इस भाले के पास अपना खुद का शरीर भी है और अपनी खुद की आत्मा भी है। उसे इस परम सत्य का एहसास हुआ। अगर एक जीता जागता इंसान खुद को एक भाले के रूप में ढाल सकता है तो यह भाला भी खुद को एक इंसान के रूप में पूरी तरह बदल सकता है। आत्मज्ञान के इस सबसे गहरे मुकाम से साक्षात इस पूरी दुनिया के नियम को बदला जा सकता है। जब से उसने उस सबसे ऊंचे और खूंखार मंच पर अपना पहला कदम रखा था, तब से लेकर अब तक पूरे 4 घंटे का लंबा समय बीत चुका था। तभी अचानक एक बेहद हल्की मगर अत्यंत आक्रामक और तेज रोशनी ने उसके पूरे बदन को चारों तरफ से घेर लिया। वह खौफनाक और जानलेवा भाला ऊर्जा अब पूरी तरह से गायब हो चुकी थी, मगर झरने का वह प्रचंड पानी अभी भी किसी भयानक गर्जना के साथ उसके ऊपर बरस रहा था। घंटों की इस खामोश साधना को देखने के बाद अब वहां खड़े शिष्यों की भीड़ थोड़ी कम जरूर हो चुकी थी, मगर जो लोग भी वहां बचे थे वे अभी भी बेहद घबराहट और उत्सुकता के साथ ऊपर उसी की तरफ निहार रहे थे। हालांकि अब तक उन्हें खुद समझ आ जाना चाहिए था कि वहां असल में क्या चल रहा था। शुरुआत में हर एक इंसान ने इस बात पर गहरा शक जताया था कि छठे स्तर की साधना पर खड़ा यह मामूली शिष्य कुछ भी हासिल करने के काबिल है। यह तो सिर्फ उसकी निश्चित मौत का खौफनाक नजारा देखने की एक लालसा थी जिसने उन लोगों को वहां रोक रखा था। मगर अब उस सबसे ऊंचे स्तंभ की पत्थर की मेज जैसे मंच पर पूरे 4 घंटे की अखंड साधना बिताने के बाद यह बात साक्षात शीशे की तरह साफ हो चुकी थी कि झरने की वह खूंखार भाला ऊर्जा भी उसका बाल बांका नहीं कर पाई थी। उसका यह सर्वोच्च आत्मज्ञान, रहस्यमय ब्रह्मांड के उन गहरे अर्थों और परम सत्यों पर उसकी यह अचूक पकड़ इस समय साक्षात उसकी रक्षा कर रही थी और पूरी दुनिया के सामने उसकी फौलादी ताकत का लोहा मनवा रही थी। उसने आज से ठीक 3 साल पहले के गैरिसन हाइड के उन ऐतिहासिक कारनामों की पूरी तरह से बराबरी कर ली थी, और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने इस चमत्कार को सिर्फ छठे स्तर की साधना पर रहते हुए अंजाम दिया था, जबकि गैरिसन हाइड को उस समय यह फायदा मिला था कि उन्होंने अपनी साधना की शुरुआत 9वें स्तर के एक दिग्गज योद्धा के रूप में की थी। अगर इस नजरिए से देखा जाए तो अर्जुन का यह कारनामा गैरिसन हाइड की उस ऐतिहासिक सफलता से भी कहीं ज्यादा बड़ा और महान था, और उसके सामने खड़ा होकर देखने वाले गोस्ट ब्लेड का वजूद तो अब साक्षात किसी मामूली कीड़े के समान लग रहा था। पूरे 4 घंटे बीत चुके हैं और वह अभी भी उस सर्वोच्च आत्मज्ञान को खुद के भीतर समेट रहा है। आखिर वह किस तरह की अकल्पनीय और खूंखार ताकत के साथ वहां से वापस नीचे कदम रखेगा? भीड़ में खड़े एक शिष्य ने हैरान होकर जोर से कहा।
उसके ये शब्द वहां मौजूद हर एक इंसान के मन की बात कह रहे थे, उन गुरुओं और मास्टर्स के मन की भी जो कुछ देर पहले ही इस भीड़ का हिस्सा बने थे। अर्जुन के इस चमत्कार की खबर अब पूरे गुरुकुल में आग की तरह फैल चुकी थी। गैरिसन हाइड के उस असाधारण कारनामे की बराबरी करने वाले किसी भी नए योद्धा पर नजर रखना बेहद जरूरी था। उन गुरुओं के बीच दो बेहद खास और जानी-मानी हस्तियां भी आकर खड़ी हो चुकी थीं। उनमें से एक थी इलायची, जिसका अर्जुन ने कुछ घंटों पहले अपमान किया था, और दूसरा था नील, जिसका नाम एस्केलॉन के संप्रदाय के शीर्ष 5 सबसे खूंखार युद्ध कलाकारों की सूची में शुमार था। उनके वहां पहुंचते ही भीड़ की नजरें उनकी तरफ टिक गईं। नील अपनी असीम शक्तियों के साथ साथ बेहद आकर्षक और ताकतवर योद्धा था, जबकि इलायची खुद एस्केलॉन के उन कड़े मापदंडों के हिसाब से भी एक अद्भुत प्रतिभा की धनी और बेइंतहा खूबसूरत शिष्या थी। उन दोनों की जोड़ी वहां खड़ी भीड़ के बीच साक्षात बिजली की तरह चमक रही थी। इसके बावजूद नील का दिल अभी तक किसी भी बंधन में नहीं बंधा था। उसे शिष्याओं के बीच खुद को लेकर दिखने वाली दीवानगी और आकर्षण का लुत्फ उठाना बेहद पसंद था। वह फिलहाल किसी एक के लिए खुद को समर्पित करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। वह अपने इस जादू की कीमत बहुत अच्छी तरह जानता था और बेहद खुशी-खुशी इसका फायदा उठाता था। हालांकि उसके इस आकर्षण का इलायची पर रत्ती भर भी असर नहीं पड़ता था। वे दोनों सिर्फ एक इत्तेफाक की वजह से वहां साथ पहुंचे थे, और इलायची इस बात का पूरा ख्याल रख रही थी कि वह नील से एक तय दूरी हमेशा बनाए रखे। क्या कोई परेशानी है, इलायची? नील ने पूछा। उसके इस बर्फीले और बेरुखे बर्ताव ने नील के घमंड को अंदर तक चोट पहुंचाई थी, जिससे उसने एक कदम और आगे बढ़कर उसके करीब आने की कोशिश की। कोई परेशानी नहीं है, नील, उसने बेहद ठंडे और सपाट लहजे में जवाब दिया, और जितनी सहजता से नील उसके करीब आया था, उतनी ही फुर्ती से वह नील से दूर हट गई। बात सिर्फ इतनी है कि मैं तुम्हें सिर्फ तुम्हारी इस खूंखार शोहरत और नाम की वजह से जानती हूं, इसके अलावा हमारा कोई वास्ता नहीं है। नील ने उसे बेहद तीखी नजरों से घूमा। उसे तक्षक गुरुकुल की खूबसूरत शिष्याओं द्वारा हमेशा अपने पीछे भागते हुए देखने की आदत थी। वह इसे ही इस दुनिया का सही नियम मानता था। इलायची के इस साफ और दो टूक बेरुखेपन ने उसके घमंड को ठेस पहुंचाई थी, भले ही वह अपने इन जज्बातों को अपने मुंह से कभी जाहिर नहीं होने देता था। मगर इस बात ने उसके भीतर इलायची को पाने की लालसा और उत्सुकता को कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया था। उसने मन ही मन खुद को तसल्ली दी कि देरसबेर वह इस खूबसूरत शिष्या को अपने वश में कर ही लेगा। वे दोनों एक बार फिर ऊपर उस 5वें मंच पर झरने के पानी के बीच छुपे उस छोटे से साए को बेहद अचरज से निहारने लगे। लगातार गिरते हुए पानी के उस प्रचंड सैलाब की वजह से वह साया थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा था, जिसके चलते उन्हें यह समझने में पूरा 1 मिनट लग गया कि वह लड़का असल में कौन है। इलायची ने उसे सबसे पहले पहचान लिया। हे भगवान, यह तो अर्जुन है, उसने चौंक कर कहा। कुछ घंटों पहले हुई उनकी उस मुलाकात की यादें उसके दिमाग में अभी भी पूरी तरह से ताजा थीं। उसे पल भर के लिए ऐसा लगा मानो उसका अपना दिमाग पूरी तरह से फिर चुका हो। क्या वह सचमुच इतना ज्यादा शक्तिशाली योद्धा है? उसने अचरज से सोचा। एस्केलॉन के संप्रदाय की एक मुख्य शिष्या होने के नाते उसके दिमाग में सबसे पहला ख्याल 3 साल पहले के गैरिसन हाइड के उन्हीं ऐतिहासिक कारनामों का आया। नील ने गुस्से में अपनी भौहें सिकोड़ी। क्या तुम उसे पहले से जानती हो? उसने सवाल किया। हाँ, उसने नील की तरफ देखे बिना बेहद खोए हुए स्वर में जवाब दिया। उसके पास झूठ बोलने की कोई वजह नहीं थी। नील के चेहरे का गुस्सा अब और ज्यादा गहरा हो गया। जहां तक मुझे पता है, इस अर्जुन की असली औकात सिर्फ 6ठे स्तर की साधना तक ही सीमित है। अगर ऐसी बात है, तो मुझे लगता है कि अब समय आ चुका है कि मैं सबके सामने उसकी इस झूठी शान की धज्जियां उड़ा दूं। इस बात ने इलायची का ध्यान पूरी तरह से अपनी तरफ खींच लिया। ओह, सच में? उसने पूछा। उसे मर्दों के इस खोखले घमंड और बड़बोलेपन से सख्त नफरत थी, और नील का यह अहंकार से भरा बर्ताव अब उसके सब्र का बांध तोड़ रहा था। बिल्कुल, नील ने घमंड से अपना सिर हिलाया।
मैं इस तक्षक गुरुकुल का 5वां सबसे शीर्ष और खूंखार योद्धा हूँ। अगर मैं 6ठे स्तर के इस नए नौसिखिया कीड़े से भी ज्यादा कमजोर साबित हुआ, तो या तो मेरा नाम इस सूची में होना ही नहीं चाहिए, या फिर वो सूची खुद पूरी तरह से गलत बनी है। अगर तुम्हारी बातें सचमुच इतनी सच है, तो फिर तुम्हारे लिए उस 5वें मंच पर जाकर अर्जुन का साथ देना कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। इलायची ने बेहद मीठे मगर चुभते हुए लहजे में कहा। मुझे वहां जाकर यह साबित करके दिखाओ कि तुम यह कर सकते हो, और हो सकता है कि उसके बाद मैं तुम्हें खुद को और करीब से जानने का एक मौका दे दूं। वह नील के मुकाबले इस परम सत्य को बहुत बेहतर तरीके से जानती थी कि किसी योद्धा की गुरुकुल की रैंकिंग का इस दिव्य खाई झरने के आत्मज्ञान के प्रचंड सैलाब को झेलने की क्षमता से कोई लेना देना नहीं होता। वह मन ही मन उम्मीद कर रही थी कि नील को जब वहां अपनी असली औकात का पता चलेगा, तो वह उसका पीछा करना हमेशा के लिए छोड़ देगा। चलो, तुम्हारी यह चुनौती मुझे पूरी तरह मंजूर है, नील ने कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक तैर उठी थी। और याद रखना, मैं तुमसे तुम्हारा यह वादा हर हाल में पूरा करवाऊंगा। मैं बस अभी वहां से फतह हासिल करके वापस लौटता हूँ। उसने एक जोरदार छलांग लगाई और हवा को चीरता हुआ सीधे उस खूंखार झरने की तरफ बढ़ चला। इलायची ने पहले तो बेहद मजे लेते हुए उसे जाते देखा, मगर अगले ही पल उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसके मन में एक गहरी घबराहट बैठ गई। अर्जुन अभी तक उस मंच से नीचे नहीं उतरा था और अपनी साधना में लीन था। आखिर नील वहां जाकर क्या खौफनाक साजिश रचने की फिराक में था? जरा देखो, वह नील है, भीड़ में से किसी ने हवा में उड़ते हुए उस साए की तरफ उंगली उठाते हुए जोर से चिल्लाकर कहा। वह भी उस सर्वोच्च आत्मज्ञान को हासिल करने के लिए आगे बढ़ रहा है। आखिर वह इनमें से कौन सा मंच चुनने वाला है? नील की रफ्तार साक्षात बिजली जैसी तेज थी, जो उसकी उस शीर्ष और खूंखार युद्ध कला के बिल्कुल अनुकूल थी। जरा रुको, उस समीक्षक ने बेहद घबराए हुए स्वर में आगे कहा। क्या वह भी उसी 5वें मंच की तरफ आगे बढ़ रहा है? मगर वहां तो पहले से ही वो दूसरा लड़का मौजूद है। नियम के मुताबिक एक मंच पर एक समय में केवल एक ही योद्धा साधना कर सकता था। किसी दूसरे योद्धा को धक्का देकर वहां से हटाना गुरुकुल के नियमों के खिलाफ एक घोर पाप माना जाता था। नील, जो उस भीड़ के शोर से काफी दूर निकल चुका था, ने अपने होठों पर एक बर्फीली और कातिलाना मुस्कान बिखेरी। उसने अपने भीतर छुपी उस विनाशकारी रोशनी की जादुई ताकत का आह्वान किया, खुद को उस कातिलाना आभा के सुरक्षा कवच में पूरी तरह ढका और अपनी हथेली को ऊपर उठाते हुए सीधे अर्जुन की तरफ ऊर्जा का एक बेहद विशाल और जानलेवा ब्लास्ट छोड़ दिया। उस अर्जुन की तरफ जो इस समय आत्मज्ञान के गहरे सागर में पूरी तरह खोया हुआ था और नील के इस कातिलाना हमले से पूरी तरह बेखबर था। अरे, वह अभी तक अपनी साधना पूरी करके नीचे भी नहीं उतरा है। भीड़ में से कोई अर्जुन के पक्ष में बेहद गुस्से से चिल्ला उठा। यह सरासर नाइंसाफी और धोखा है। आखिर नील खुद को समझता क्या है कि वह इस तरह अपनी ताकत के दम पर किसी दूसरे के मंच पर कब्जा करने की जुर्रत कर रहा है? भीड़ के भीतर से गुस्से से भरे सवाल लगातार गूंजने लगे। वह तो साक्षात उसकी जान लेने पर आमादा है, एक दूसरे शिष्य ने खौफ के मारे कांपते हुए कहा। क्या कोई यह बात जानता भी है कि जब इस तरह साधना के मंच पर सीधे जानलेवा हमला होता है तो उसका क्या भयानक अंजाम होता है? हे भगवान, यह लड़का कितना बड़ा और नीच बिकाऊ दरिंदा है। इला शर्मा ने बेनतहा गुस्से में अपने दांत भींचे। वह और राघव वहां खड़े होकर पूरी तरह से लाचार थे, क्योंकि वे उस मंच से इतनी ज्यादा दूरी पर थे कि चाहकर भी अर्जुन की मदद के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। नील, तुम साक्षात एक बेहद घटिया, नीच और गिरे हुए इंसान हो। इलायची ने उसे आगे बढ़ते हुए देखकर मन ही मन बेहद नफरत के साथ सोचा। उसे रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि नील के इस आकर्षक चेहरे के पीछे इतनी बड़ी दरिंदगी और नीचता छुपी हुई थी।
उसे नील को उकसाने के अपने उस फैसले पर अब गहरा पछतावा हो रहा था। उसे लग रहा था कि आज अगर अर्जुन की मौत होती है तो उसकी वजह कहीं न कहीं वही होगी, जबकि उसने तो खुद से यह वादा किया था कि अगर उसे कभी अर्जुन को मारना भी पड़ा तो वह सीधे उसके सामने वार करेगी। नील की यह हरकत साक्षात पीछे से किया गया एक बेहद कातिलाना और बुजदिली भरा हमला थी। नील का हमला इतना खूंखार था कि उसने पल भर के लिए साक्षात आसमान को ढक दिया और पूरी धरती को हिलाकर रख दिया। वह उस ऊंचे मंच पर बिना किसी सुरक्षा के खड़े अर्जुन से किसी उल्कापिंड की तरह टकराया और उसकी भयानक गूंज से वह पूरा झरना और उसके नीचे का जलाशय दहल उठा। यह हमला उस जादुई रोशनी के सुरक्षा कवच से टकराया जिसे उस दिव्य झरने ने अर्जुन के चारों तरफ बनाया था, और उस टकराव से पैदा हुई ऊर्जा पूरे इलाके में फैल गई। पल भर के लिए तो उस प्रचंड झरने का पानी साक्षात धुंध और भाप में बदल गया, मगर अगले ही पल पानी की तेज धाराएं दोबारा अपने असली रूप में बहने लगीं। नील के उस जानलेवा वार के प्रचंड वेग की वजह से अर्जुन के बदन के चारों तरफ लिपटी वह रहस्यमयी रोशनी पूरी तरह से विकृत होने लगी। अर्जुन के मुंह से दर्द के मारे एक दबी हुई कराह निकली और उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप उठा। उसके होठों के कोने से खून की एक पतली धारा बह निकली। क्या वह अभी भी वहां सीधा खड़ा है? नील को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसका यह वार साक्षात बड़ी बड़ी चट्टानों के परखच्चे उड़ाने के लिए काफी था। तुम मेरी बात समझते क्यों नहीं और यहां से मरते क्यों नहीं? वह गुस्से में चिल्लाया और उसने अपनी शक्तियों को दोगुना करते हुए अगला वार कर दिया। उसका दूसरा हमला झरने के पानी को चीरता हुआ और भी ज्यादा भयानक रफ्तार से आगे बढ़ा, जिसने अर्जुन के पहले से ही जख्मी और प्रताड़ित शरीर को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। अर्जुन के मुंह से दर्द भरी आवाज निकली। वह थोड़ा सा लड़खड़ाया और उसने मुंह से खून का एक और कुल्ला थूका, मगर इसके बावजूद उसने उस सर्वोच्च मंच से अपना पैर पीछे नहीं हटाया। नील की इस घिनौनी और कातिलाना हरकत ने नीचे खड़े हर एक इंसान को अंदर तक झकझोर और डराकर रख दिया था, मगर उसकी ताकत इतनी ज्यादा खूंखार थी कि किसी भी शिष्य में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह बीच में आकर अर्जुन को बचा सके। नील, आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? इसे अभी के अभी रोको। इलायची नीचे से उस पर जोर से चिल्लाई। उसके स्वर में छुपा वह बेइंतहा गुस्सा साक्षात साफ महसूस किया जा सकता था, मगर नील ने उसकी बात को पूरी तरह अनसुना कर दिया। उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अर्जुन को खत्म करने पर टिका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि छठे स्तर का यह मामूली लड़का उसके इतने खूंखार हमलों को झेल कैसे पा रहा है, और अर्जुन की यही फौलादी ताकत नील के भीतर के गुस्से को साक्षात पागलपन में बदल रही थी। नील के पूरे बदन से एक खूंखार कातिलाना आभा निकलने लगी। वह मन ही मन तय कर चुका था कि उसका यह तीसरा वार अर्जुन के वजूद को हमेशा के लिए मिटा देगा। नील, तुम सचमुच एक बेहद घिनौने इंसान हो, इलायची ने नफरत से कहा। उसे पता था कि इतनी दूरी और पानी के शोर में नील उसकी आवाज नहीं सुन पाएगा, मगर अपनी भड़ास निकालने के बाद उसे थोड़ा सुकून मिला। वहां खड़े राघव और इला शर्मा ने भी उसकी बात सुनकर सहमति में अपने सिर हिलाए। वे दोनों भी गुस्से के मारे साक्षात जल रहे थे, मगर इस समय वे पूरी तरह से लाचार थे और बीच में कुछ नहीं कर पा रहे थे। वहां हालात इतनी तेजी से बदल रहे थे कि उनके पास अर्जुन को बचाने का कोई रास्ता नहीं था। नील के ये कातिलाना हमले या तो सीधे अर्जुन की जान ले लेते या फिर उस सर्वोच्च मुकाम को हासिल करने के लिए अर्जुन ने अब तक जो भी कुर्बानियां दी थीं और जो असहनीय दर्द झेला था, उस परम आत्मज्ञान को हासिल करने से पहले ही उसे मंच से नीचे गिराकर उन सारी कोशिशों को पूरी तरह मिट्टी में मिला देते। मगर नील को इन सब बातों की रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। उसकी नज़र में छठे स्तर के एक मामूली नए शिष्य की जान की कीमत किसी कीड़े मकोड़े से ज्यादा नहीं थी।
उसने अपनी पूरी ताकत को समेटते हुए अपनी सबसे खूंखार युद्ध कला का इस्तेमाल करके एक और आखिरी वार कर दिया। यह वार अर्जुन को साक्षात मौत की नींद सुलाने के लिए काफी था, मगर इस अंधे घमंड में नील ऊपर झरने के मुहाने पर तेजी से घूम रही उस बेइंतहा चमकदार रहस्यमयी रोशनी को देखना पूरी तरह भूल गया था। जैसे ही उसका वह जानलेवा वार झरने के पानी से टकराया, वह जादुई रोशनी अचानक विकृत हुई और उसने नील के उस पूरे हमले की ऊर्जा को अपने भीतर सोख लिया और फिर उस पूरी विनाशकारी ताकत को समेटकर सीधे एक बिंदु पर केंद्रित कर दिया। हालांकि नील को पूरी तरह समझ नहीं आया कि वहां पल भर में क्या चमत्कार हो गया, मगर उसके दिल ने भांप लिया था कि हालात अब उसके हाथ से पूरी तरह निकल चुके हैं। उसने घबराहट में पीछे हटने की कोशिश की, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। उस जादुई रोशनी ने नील के हमले की जो विनाशकारी ऊर्जा अपने भीतर समेटी थी, वह साक्षात किसी भयानक आकाशीय बिजली की तरह बाहर निकली। वह बिल्कुल वैसी ही विनाशकारी ताकत थी जैसी नील ने अर्जुन पर चलाई थी, मगर अब उसकी ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिसकी कल्पना नील ने अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं की होगी। उस खौफनाक ऊर्जा का असर नीचे खड़ी भीड़ को भी साफ महसूस हुआ। जैसे ही नील के बदन से उस भयंकर ऊर्जा के टकराने की किसी तोप जैसी कानफोड़ू आवाज गूंजी, नीचे खड़े सभी शिष्यों ने डर के मारे अपने सिर नीचे झुका लिए और उसके तुरंत बाद हवा में गूंजी नील की उस रूह कंपा देने वाली चीख को सुनकर हर कोई अंदर तक सिहर उठा। नील ऊपर से किसी फटी हुई कपड़े की गुड़िया की तरह बेजान होकर नीचे की तरफ गिरा। वह जमीन पर बेहद दर्दनाक तरीके से औंधे मुंह गिरा और फिर किसी तरह अपने हाथों और घुटनों के बल थोड़ा सा ऊपर उठकर उसने मुंह से खून की एक बहुत बड़ी उल्टी की। झरने की वह दिव्य शक्ति सचमुच किसी अलग ही संसार की है। भीड़ में खड़े एक शिष्य ने ऊपर बहते पानी को देखने के बाद उस बदहाल पड़े नील की तरफ देखते हुए अचरज से कहा, जरा देखो कि उसने नील जैसे दिग्गज योद्धा का क्या हश्र कर दिया। अगर नील का यह हाल हुआ है तो जरा सोचो कि उस पांचवें मंच पर फौलाद की तरह सीधे खड़े रहने के लिए किस स्तर की अकल्पनीय और दैवीय शक्ति की जरूरत होती होगी, यानी उस मंच पर खड़े योद्धा के पास इस समय कितनी खूंखार ताकत मौजूद है। एक दूसरे शिष्य ने यह बड़ा सवाल उठाया और उसका यह सवाल वाकई में बेहद सटीक था। अगर नील जैसे शीर्ष योद्धा को उस झरने ने इतनी बेरहमी से नीचे पटक दिया था, तो क्या यह बात साक्षात साबित नहीं करती थी कि वह अर्जुन के मुकाबले कहीं ज्यादा कमजोर था, जो अभी भी ऊपर उसी मंच पर शान से टिका हुआ था। भीड़ में मौजूद बहुत से शिष्यों ने अब ऊपर खड़े उस छोटे से साए की तरफ बेहद गहरी उत्सुकता और सम्मान के साथ दोबारा देखना शुरू कर दिया। नील किसी तरह लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ और उसने तुरंत जेब से निकालकर एक हीलिंग पिल निगल ली। उसने अपनी खून से सनी आंखें ऊपर अर्जुन पर टिका दीं, जो पिछले कुछ मिनटों में मचे इस पूरे बवाल से बिल्कुल बेअसर और शांत दिख रहा था। उस सर्वोच्च मंच से इस तरह नीचे गिराया जाना नील के लिए एक ऐसा घोर अपमान था जिसे उसका घमंड कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, और इस पूरी जिल्लत का इकलौता जिम्मेदार वह सिर्फ अर्जुन को मान रहा था। इस बेइंतहा नफरत ने उसके भीतर बदले की एक नई आग फूंक दी थी। चलो, कम से कम तुम्हारी इस करारी असफलता ने तुम्हारे इस झूठे घमंड को तो पूरी तरह तोड़ ही दिया होगा, इलायची ने बिना किसी हमदर्दी के नील के करीब जाते हुए बेहद तंजिया लहजे में कहा। उसने नील के प्रति अपनी नफरत और हिकारत को छुपाने की रत्ती भर भी कोशिश नहीं की। वह अब नील जैसे गिरे हुए इंसान से दिल से नफरत करने लगी थी। ओह, बस भी करो इलायची, तुम सचमुच उस मामूली और अदने से लड़के की तुलना मुझसे करने की हिमाकत नहीं कर सकती, नील गुस्से में गुर्राया। शायद मैं तुलना कर भी नहीं रही हूं, क्योंकि साफ दिख रहा है कि तुम उसकी औकात के सामने बेहद कमजोर और छोटे साबित हुए हो, इलायची ने तुरंत पलटकर करारा जवाब दिया।
वह अपनी एड़ी पर घूमी और नील को उसी हाल में छोड़कर वहां से चली गई। नील अपनी जलती हुई आंखों से उसे दूर जाते हुए देखता रहा। वह हर हाल में इलायची के सामने खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करना चाहता था, और उसका मानना था कि जब वह ऐसा कर दिखाएगा तो यह खूबसूरत शिष्या भी उसकी बाकी की शिकार बनी लड़कियों की तरह उसके प्यार में पूरी तरह पागल हो जाएगी। इसी बीच मयंक वर्मा ने, जो छठे मंच पर मौजूद था, अपनी आत्मज्ञान की साधना को पूरी तरह मुकम्मल कर लिया था। वह बेहद ऊंचे और खुशमिजाज हौसलों के साथ नीचे उतरा। साफ दिख रहा था कि उसे वह सब कुछ हासिल हो चुका था जिसकी तलाश में वह वहां गया था, और उसे महसूस हो रहा था कि उसकी असली ताकत अब पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी। आखिर वह कौन है? मयंक वर्मा ने गोस्ट ब्लेड के पास पहुंचते ही ऊपर झरने की तरफ इशारा करते हुए पूछा। उसे इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि कोई शिष्य 5वें मंच पर कदम रखने की जुर्रत कर चुका है और इतनी देर से वहां फौलाद की तरह टिका हुआ है। वह गोस्ट ब्लेड ने बेहद नफरत से थूकते हुए कहा। वह अर्जुन है। उसके चेहरे के हाव भाव इस समय बेहद बदसूरत और खूंखार लग रहे थे। मयंक वर्मा बहुत अच्छी तरह जानता था कि उस 5वें मंच पर कदम रखने और वहां टिके रहने का असली मतलब क्या होता है। उसने गहरे अचरज के मारे अपना सिर हिलाया। मेरा पूरा वर्मा परिवार उसे हर हाल में मौत की नींद सुलाना चाहता है। हम जितनी ज्यादा देर करेंगे, उसे मारना हमारे लिए उतना ही ज्यादा मुश्किल होता चला जाएगा। क्यों न जैसे ही वह इस झरने से नीचे कदम रखे, हम सीधे उस पर हमला करके उसका काम तमाम कर दें, और लगे हाथ हम उसके उन 2 दोस्तों को भी हमेशा के लिए मिटा सकते हैं। मयंक वर्मा ने एक बेहद खौफनाक प्रस्ताव सामने रखा। बिल्कुल सही कहा। गोस्ट ब्लेड बिना एक पल गवाए तुरंत इस बात के लिए राजी हो गया। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी इंसान से इतनी शिद्दत से नफरत नहीं की थी जितनी वह अर्जुन से करता था। वह मयंक वर्मा को साथ लेकर सीधे इला शर्मा और राघव की तरफ बढ़ चला। तुम दोनों यहाँ क्या चाहते हो? राघव ने कड़े स्वर में पूछा। न तो उसे और न ही इला शर्मा को उन दोनों पर रत्ती भर भी भरोसा था, और वह अच्छी तरह जानता था कि गोस्ट ब्लेड की ताकत उन दोनों के मुकाबले कहीं ज्यादा थी। इसके अलावा मयंक वर्मा को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता था, खासकर तब जब वह अभी अभी उस ऊंचे मंच से अपनी आत्मज्ञान की साधना पूरी करके लौटा था। हम यहाँ तुम दोनों को एक बहुत ही बेहतरीन सजा देने आए हैं, मयंक वर्मा ने अपने होठों पर एक चील जैसी मुस्कान लाते हुए कहा। उसका यह बेहद शांत और आम सा लहजा उसकी इस खौफनाक साजिश को और भी ज्यादा डरावना बना रहा था। यह साफ जाहिर कर रहा था कि उसे अपने इस फैसले और अपनी ताकत पर किस हद तक अटूट भरोसा था। सजा? आखिर किस बात की सजा? इला शर्मा ने गुस्से में पूछा। एक बेहद गलत इंसान से दोस्ती करने की, या फिर हमारे प्रति यह गुस्ताखी दिखाने की? जो तुम्हें ठीक लगे उसे चुन लो, गोस्ट ब्लेड ने बेहद कमीनेपन से हंसते हुए कहा। हम पर इस तरह हमला करने का विचार तुम दोनों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, राघव ने बेहद कड़े स्वर में कहा। और इस तरह सरेआम दिन के उजाले में हम पर हाथ उठाना साक्षात तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी साबित होगी। उसके इस बेरहम और फौलादी लहजे से सामने वाले को रत्ती भर भी अंदाजा नहीं लग सकता था कि राघव मन ही मन जानता था कि वह अकेले उन दोनों को शिकस्त नहीं दे सकता। तक्षक गुरुकुल कभी भी अपने शिष्यों को आपस में लड़ने से नहीं रोकता। जब तक मैं तुम दोनों की जान नहीं ले लेता, तब तक मैं तुम्हारी खाल उधेड़ने के लिए पूरी तरह आजाद हूं, गोस्ट ब्लेड ने घमंड से जवाब दिया। गोस्ट ब्लेड? अर्जुन ने अभी कुछ ही समय पहले इस गुरुकुल में कदम रखा है।
आखिर उसने इतने कम समय में तुम्हारा ऐसा क्या बिगाड़ दिया है कि तुम उसकी जान के प्यासे हो गए हो? और तुम हमेशा उन्हीं नए शिष्यों को अपना निशाना क्यों बनाते हो जो अभी अभी इस संप्रदाय का हिस्सा बने हैं? राघव ने सचमुच हैरान होते हुए पूछा। वह वाकई में इस नफरत की वजह समझ नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में इलायची को पाने के बड़े बड़े ख्वाब तैर रहे हैं और वह अपनी इस नापाक जिद से पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसलिए उसे रोकना बेहद जरूरी है, हमेशा के लिए। जहां तक तुम दोनों की बात है, अगर तुम अभी अपने घुटनों के बल बैठकर हमसे माफी मांगो और अर्जुन से अपना हर एक नाता तोड़ने का वादा करो, तो मैं तुम्हें यहां से जिंदा जाने देने के बारे में सोच सकता हूं। वरना खैर, तुम दोनों इसके भयानक अंजाम को बहुत अच्छी तरह जानते हो। गोस्ट ब्लेड अपने इस सातवें आसमान पर चढ़े अहंकार के मारे अंधा हो चुका था और उम्मीद कर रहा था कि उसके इस आदेश के सामने वे दोनों तुरंत घुटने टेक देंगे। वह अपनी असली ताकत और अपनी खूंखार युद्ध कला के दम पर पूरी तरह आश्वस्त था। यही वजह थी कि राघव का अगला जवाब उसके लिए साक्षात एक बहुत बड़ा झटका साबित हुआ। तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे सामने अपने घुटनों के बल बैठें और तुमसे गिड़गिड़ाकर माफी मांगे? राघव ने उसकी बात को बेहद अविश्वास के साथ दोहराया। तुमने खुद को कुछ ज्यादा ही बड़ा खुदा समझ रखा है। अगर इलायची इस समय अर्जुन के साथ खड़ी है, तो वह सिर्फ इसलिए है क्योंकि वह खुद ऐसा चाहती है। भला उस बात का तुमसे क्या लेना देना? उसने तंज कसते हुए कहा। आसपास खड़े जो भी शिष्य उनकी इस बातचीत को सुन पा रहे थे, वे तुरंत चौंककर उनकी तरफ घूम गए। क्या ऊपर पांचवें मंच पर खड़ा वह लड़का सचमुच बेइंतहा खूबसूरत इलायची का प्रेमी था? यह वाकई में एक ऐसी सनसनीखेज खबर थी जिसे हर कोई सुनना चाहता था। खुद इलायची के लिए भी यह बात साक्षात एक बहुत बड़ा झटका थी। मैं आखिर कब से उस अर्जुन की औरत बन गई? उसने दूर से सुनते हुए हैरान होकर सोचा। इस घिनौने भ्रम ने उसके भीतर के गुस्से को और ज्यादा भड़का दिया था। इस झूठी अफवाह से गुरुकुल में उसकी इज्जत पर गहरी आंच आ सकती थी, मगर वह जानती थी कि यह समय इस गलतफहमी को सुधारने का बिल्कुल नहीं था। चूंकि तुम दोनों ने यह ठान ही लिया है कि तुम सीधे लातों के भूत हो जो बातों से नहीं मानोगे, तो अब इसके बाद जो भी खौफनाक अंजाम होगा, उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। गोस्ट ब्लेड ने राघव की इस फौलादी अकड़ से चिढ़कर कहा। उसके पूरे बदन से अचानक उसकी खूंखार आंतरिक ऊर्जा का एक भयानक सैलाब फूटा और उसने सीधे राघव पर पहला हमला दाग दिया। ठीक उसी समय मयंक वर्मा भी इला शर्मा के सामने जाकर खड़ा हो गया और उसे बेहद हवसी नजरों से घूरने लगा। एक बार जब हम यहाँ इन दोनों का काम तमाम कर देंगे, तो मुझे पूरा यकीन है कि मैं तुम्हें दर्द और चीखों के बीच एक बेहद अलग वजह से मेरा नाम पुकारने पर मजबूर कर दूंगा। उसने बेहद नीचता से आंख मारते हुए कहा। तुम सचमुच एक बेहद घटिया और दरिंदे इंसान हो, इला शर्मा ने नफरत से अपना मुंह सिकोड़ते हुए कहा। उसने अपनी पूरी आंतरिक शक्ति को अपनी हथेली में समेटा और सीधे मयंक वर्मा के मुंह पर एक करारा प्रहार कर दिया। जैसे ही उन चारों के बीच एक बहुत बड़ा और खूंखार युद्ध छिड़ गया। आसपास खड़ी शिष्यों की भीड़ तुरंत पीछे की तरफ बिखर गई। इस तरह की बड़ी लड़ाइयों के लिए मैदान का साफ होना बेहद जरूरी था। गोस्ट ब्लेड का हमला न सिर्फ बेइंतहा शक्तिशाली था, बल्कि बेहद अजीब और मायावी शक्तियों से भरा हुआ था। उसने लड़ाई की शुरुआत से ही राघव पर अपना पूरा दबदबा बना लिया था। क्या अब तुम्हें अपनी इस औकात का एहसास हुआ कि मुझसे टकराना तुम्हारी कितनी बड़ी बेवकूफी थी? उसने तंज कसा।
उसके हमले इतने ताबड़तोड़ और बेरहम थे कि राघव को पलटवार करने का एक छोटा सा मौका भी नहीं मिल पा रहा था। राघव ने गुस्से में एक भयानक दहाड़ लगाई और एक तेज रोशनी ने उसके पूरे शरीर को अपने सुरक्षा कवच में ले लिया। तभी अचानक उसके ठीक पीछे से साक्षात एक विशालकाय सफेद बाघ का खौफनाक साया हवा में तैर उठा। यह उसकी अपनी असली युद्धात्मा थी, जो इस मामले में पीले स्तर की एक बेहद ताकतवर शक्ति थी। तक्षक गुरुकुल के सबसे कमजोर शिष्य को भी अपने भीतर कम से कम एक पीले स्तर की युद्धात्मा को जगाना ही पड़ता था, और राघव भी इस नियम से अछूता नहीं था। उसने जिस सफेद बाघ की युद्धात्मा को जगाया था, वह अपनी आक्रामकता और खूंखार स्वभाव के लिए जानी जाती थी। गुरुकुल की तमाम पीली श्रेणियों की युद्धात्माओं के बीच राघव की इस शक्ति को काफी ज्यादा घातक और मजबूत माना जाता था। वह सफेद बाघ हवा में बेहद खूंखार तरीके से दहाड़ा। उसकी कातिलाना आभा चारों तरफ फैलने लगी और उसने सीधे गोस्ट ब्लेड पर धावा बोल दिया। यह देखकर गोस्ट ब्लेड के चेहरे पर भी पहली बार गहरी संजीदगी छा गई। अपनी पूरी ताकत को समेटते हुए उसने एक ऐसी खूंखार आंतरिक ऊर्जा का आह्वान किया जिसने उसके पूरे बदन को किसी भूतिया और जादुई धुंध में लपेट दिया। तभी उसके ठीक पीछे साक्षात एक विशालकाय भूतिया परछाई का साया खड़ा हो गया, जो आकार में किसी पहाड़ जितना बड़ा था। वह इस समय साक्षात भूतों का राजा लग रहा था, और वहां खड़े शिष्यों को अब जाकर समझ आ रहा था कि आखिर गुरुकुल में उसे गोस्ट ब्लेड के खूंखार नाम से क्यों पुकारा जाता था। वह भयानक भूतिया परछाई ही उसकी अपनी युद्धात्मा थी, और वह भी पीले स्तर की एक बेहद उत्कृष्ट शक्ति थी। जैसे ही उस भूतिया परछाई ने अपना पहला कदम आगे बढ़ाया, उसकी कातिलाना आभा और ज्यादा ठोस होने लगी। उन दोनों के बीच की पूरी जगह जैसे पल भर के लिए बर्फ की तरह पूरी तरह जम चुकी थी। तभी उस भूतिया परछाई ने हवा में साक्षात एक बहुत बड़ा भूतिया पंजा बनाया और सीधे राघव के उस सफेद बाघ के बदन पर एक जानलेवा प्रहार कर दिया। जैसे ही उन दोनों की खूंखार युद्धात्माएं आपस में टकराईं, वहां साक्षात एक बहुत बड़ा और भयानक धमाका हुआ। उस टकराव से पैदा हुई विनाशकारी ऊर्जा की लहरें पूरे मैदान में आग की तरह फैल गईं। राघव कई कदम पीछे की तरफ घिसटता चला गया। उसका चेहरा दर्द के मारे पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। उसके दोनों कानों और होठों के कोने से खून की धाराएं बाहर बहने लगी थीं। गोस्ट ब्लेड की उस भूत राजा की युद्धात्मा और राघव के उस सफेद बाघ के बीच की ताकत का अंतर अब साक्षात शीशे की तरह साफ हो चुका था, जिसने राघव की शक्ति को बुरी तरह कुचल कर रख दिया था। अब भी वक्त है, अपने घुटने टेक दो, मेरे गुलाम बनने के लिए राजी हो जाओ, और तुम यहां से अपने पैरों पर जिंदा वापस लौट सकते हो, गोस्ट ब्लेड ने गुरूर से कहा। वरना याद रखना, तुम यहां से अपनी लाश के रूप में ही बाहर जाओगे, उसने आखिरी चेतावनी दी। वहां से कुछ ही मीटर की दूरी पर मयंक वर्मा ने भी अपनी खूंखार शक्तियों के दम पर इला शर्मा को पीछे हटने के लिए पूरी तरह मजबूर कर दिया था। उसके होठों पर तैर रही वह कमीनी मुस्कान अब और ज्यादा चौड़ी हो चुकी थी। हालांकि वह अभी भी बेहद हवसी लग रही थी। वह बहुत अच्छी तरह जानता था कि इला शर्मा की इस करारी हार के बाद वह खुद को किस तरह का घिनौना इनाम देने वाला है, और अर्जुन से बदला लेने के लिए उसे कैसी दर्दनाक सजा देने वाला है। वह मन ही मन उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। इस खौफनाक एहसास ने उसकी जीत की खुशी को कई गुना बढ़ा दिया था। तुम साक्षात एक बेहद गिरे हुए और दरिंदे इंसान हो, इला शर्मा ने बेइंतहा नफरत से कहा। वह गुस्से के मारे इस समय इतनी ज्यादा कांप रही थी कि उसका पूरा बदन थरथरा रहा था।
मगर वह चाहे जितनी भी गुस्से में क्यों न हो, वह अकेले उस ताकतवर वर्मा परिवार के इस खूंखार वारिस को शिकस्त देने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही थी। एक दबी हुई खौफनाक आवाज के साथ गोस्ट ब्लेड के उस डरावने भूतिया पंजे ने राघव के सारे सुरक्षा चक्रों को बेरहमी से तार तार कर दिया। वह जोरदार प्रहार सीधे राघव के बदन पर लगा, जिससे वह हवा में कई फीट दूर उड़ता हुआ वहां मौजूद एक विशाल चट्टान से जा टकराया। वह भारी चट्टान राघव के शरीर के वजन से बीच में से तड़क गई और राघव दर्द के मारे कराहते हुए धीरे धीरे जमीन पर ढह गया। उसने तुरंत मुंह से खून का एक बड़ा कुल्ला थूका। तुम मेरा एक भी वार झेलने के काबिल नहीं हो, गोस्ट ब्लेड ने हिकारत से हंसते हुए कहा। वह धीमे कदमों से आगे बढ़ा और जैसे ही राघव ने अपने हाथों के बल खुद को ऊपर उठाने की कोशिश की, गोस्ट ब्लेड ने उसे दोबारा बेरहमी से लात मार दी। राघव एक बार फिर धूल में जा गिरा। उसके चारों तरफ बहने वाला खून अब अंदरूनी चोटों की वजह से काला और बेजान सा पड़ने लगा था, जो जमीन पर धीरे धीरे जमा हो रहा था। जरा अपनी इस बदहाल हालत को देखो, जो खुद अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल नहीं है। वह दूसरों के हक के लिए आवाज उठा रहा है, गोस्ट ब्लेड ने राघव की इन कोशिशों का सरेआम मजाक उड़ाते हुए बेहद ठंडे लहजे में कहा। उसने अपने भारी बूट को राघव के सिर पर रखा और उसके चेहरे को बेरहमी से धूल में रगड़ते हुए पूछा, चलो मुझे एक बार फिर से बताओ कि वह खूबसूरत इलायची आखिर किसकी अमानत है। राघव ने अपने मुंह में भरी धूल और खून को बाहर थूका। अपनी इस असहनीय पीड़ा के बावजूद उसने बिल्कुल साफ और बुलंद आवाज में कहा, उसने सिर्फ और सिर्फ अर्जुन को चुना है, और उस अर्जुन के सामने तुम्हारी औकात ही क्या है गोस्ट ब्लेड। यह सुनते ही गोस्ट ब्लेड की आंखों में एक बेहद खूंखार बिजली कौंधी और उसने अपनी पूरी ताकत से राघव की छाती पर अपना पैर दे मारा। पसलियों के चटकने की आवाज के साथ राघव के गले से दर्द की एक भयानक चीख फूटी, मगर वह अंदर से गोस्ट ब्लेड की सोच से कहीं ज्यादा फौलादी और मजबूत इंसान था। वह चाहे तो राघव की जान ले ले, मगर मौत के घाट उतरने के बाद भी राघव के दिल से यह सच कभी नहीं बदल सकता था कि इलायची के लिए अर्जुन ही सबसे सही जीवन साथी था। अगर अब तुम्हारे मुंह से एक भी लफ्ज बाहर निकला तो मैं तुम्हें इसी वक्त तुम्हारे ही खून के समंदर में डुबोकर मार डालूंगा, गोस्ट ब्लेड ने बेहद जहरीले स्वर में कहा। गोस्ट ब्लेड, अब बस भी करो। तुमने अपनी ताकत साबित कर दी है। तुम इससे कहीं ज्यादा ताकतवर हो। अब इसे छोड़ दो, इलायची ने आगे बढ़कर कहा। हालांकि वह अपने और अर्जुन के बारे में गुरुकुल में फैल रही इन झूठी अफवाहों से बेहद चिढ़ी हुई थी, मगर सरेआम इस तरह की गुंडागर्दी और जुल्म देखना उसके बर्दाश्त के बाहर था। इसे छोड़ दूं? गोस्ट ब्लेड ने अचरज से पूछा। पर भला क्यों? क्या अगर मैं इसे छोड़ दूं तो तुम खुद को पूरी तरह मेरे हवाले कर दोगी? तुम सचमुच एक बेहद घटिया और घिनौने इंसान हो, इलायची ने नफरत से कहा। तुम्हारी नजर में औरतों की हैसियत महक एक जागीर से ज्यादा कुछ नहीं है। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। इसे अभी के अभी आजाद करो, वरना मैं तुम्हारी वो दुर्दशा करूंगी कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। यह लड़का इसी सजा के लायक है, और मैं तुम्हें इसके बीच में टांग अड़ाने बिल्कुल नहीं दूंगा, मयंक वर्मा ने बीच में आते हुए कहा। वह इला शर्मा को पीट पीट कर बेहोश कर चुका था, इसलिए अब वह यहां दखल देने के लिए पूरी तरह आजाद था। उसने ऊपर उस दिव्य झरने की तरफ देखा, जहां अर्जुन अभी भी उस गूंजते हुए पानी की तेज धार के नीचे अड़िग खड़ा था।
वहां का नजारा देखकर मयंक के होठों पर एक कुटिल मुस्कान तैर उठी। उधर भाला संकल्प के उस अनंत और गहरे संसार में डूबा हुआ अर्जुन इस बात से पूरी तरह अनजान था कि नीचे जमीन पर क्या खौफनाक मंजर चल रहा है। इससे पहले नील ने जो 3 कातिलाना हमले उस पर किए थे, उन्होंने अर्जुन के शरीर को एक हद तक अंदर से काफी ज्यादा प्रभावित किया था। उस चोट की वजह से भाला संकल्प का वह रहस्यमयी संसार पूरी तरह अस्थिर होकर ढहने की कगार पर पहुंच गया था। मगर अर्जुन ने समय रहते भाले की असली प्रकृति और उसके अस्तित्व के प्रति अपनी गहरी समझ का इस्तेमाल करके उस बिखरते संसार को दोबारा संभाल लिया और खुद को एक बहुत बड़े आत्मिक खतरे से बाहर निकाल लिया। बाहर से भले ही वह बिल्कुल शांत और सुध-बुध खोया हुआ दिख रहा था, मगर अर्जुन के अंतर्मन को बहुत अच्छी तरह पता था कि उसके साथ क्या हुआ है। उसके दिमाग में नील के उन 3 कातिलाना हमलों की एक-एक तस्वीर साफ छप चुकी थी। वह नील को अच्छी तरह पहचानता था, क्योंकि जब वह इलायची को ढूंढते हुए गुरुकुल के उस बड़े आंगन में गया था, तब उसने नील को वहां देखा था। मगर उसे इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि नील इतना बड़ा कायर और नीच निकलेगा जो उस पर तब हमला करेगा जब वह परम आत्मज्ञान की साधना में पूरी तरह लीन था, और न ही वह इस कातिलाना हमले की असली वजह समझ पा रहा था। हालांकि वह इस मामले में बेहद भाग्यशाली रहा कि नील के वे हमले तब हुए जब भाला संकल्प के संसार में उसकी साधना अपने आखिरी चरण में थी। वरना अगर यह हमला शुरुआत में हुआ होता तो अर्जुन का पूरा वजूद साक्षात हमेशा के लिए मिट सकता था। जैसे जैसे समय बीत रहा था, भाले के प्रति अर्जुन का ज्ञान और ज्यादा गहरा होता चला गया। उसने अब यह साफ देख लिया था कि भाला महज एक बेजान हथियार नहीं है जो सिर्फ इंसानों की जान लेने के काम आता है। उस भाले के पास अपनी खुद की एक युद्धात्मा थी, अपना मांस और अपना खून था। अगर कोई अपनी आत्मा से उसके साथ सच्चा नाता जोड़ ले, तो वह भाला भी इंसानों की तरह भावनाओं को महसूस कर सकता था, और उसी गहरे जुड़ाव से एक योद्धा ऐसी दुर्लभ कलाएं और विनाशकारी आक्रामक शक्तियां सीख सकता था जो उसके भाले को अजेय बना सकती थीं। अर्जुन ने भाला संकल्प के उस अनंत संसार से इसी दिव्य और खूंखार शक्ति को अपने भीतर पूरी तरह आत्मसात कर लिया था। भाले के प्रति उसकी इस असाधारण समझ और उसे अपनी उंगलियों पर नचाने की उसकी इस अद्भुत क्षमता ने उसे एक नए और सर्वोच्च मुकाम पर पहुंचा दिया था। इस दिव्य एहसास की ताकत ने अर्जुन के उस चांदी के भाले की शक्ति को, जिससे उसका आत्मिक जुड़ाव था, कम से कम 6ठे स्तर की सर्वोच्च श्रेणी पर पहुंचा दिया था। भाला शक्ति अर्जुन के अंतर्मन में अचानक एक गूंजती हुई रहस्यमयी आवाज सुनाई दी। यह आवाज खुद अर्जुन की नहीं थी, भले ही यह उसके अपने ही भीतर से निकल रही थी। तभी उसे एहसास हुआ कि यह साक्षात उस पौराणिक और महान बल की आवाज थी, एक ऐसी दिव्य शक्ति जो किसी भी हथियार या उसके मूल गुण को पूरी तरह बदल सकती है, बशर्ते योद्धा ने उस हथियार को अपनी आम समझ से परे जाकर गहराई से महसूस किया हो। यह शक्ति योद्धा को एक ऐसा बेइंतहा शक्तिशाली प्रहार करने की काबिलियत देती थी जो उसकी युद्ध क्षमता को कई गुना ज्यादा बढ़ा देती थी। यह विशेष बल किसी भी आम योद्धा के मार्शल आर्ट्स के स्तर से पूरी तरह अलग और अनोखा था। मार्शल आर्ट्स की तरक्की तो एक सिलसिलेवार ढंग से होती है, जहां एक स्तर पूरा होने के बाद कड़ी मेहनत से इंसान अगले स्तर पर कदम रखता है। मगर इसके विपरीत यह विशेष बल किसी सीढ़ी का अगला कदम नहीं, बल्कि साक्षात एक बहुत बड़ी छलांग था। इस शक्ति का जन्म और इसका पूरा विकास पूरी तरह से इंसान के आत्मज्ञान और उसकी आंतरिक चेतना के स्तर पर निर्भर करता था।
अगर किसी योद्धा के भीतर वह आत्मिक चेतना जागृत न हो, तो वह चाहे मार्शल आर्ट्स के किसी भी सर्वोच्च मुकाम पर क्यों न पहुंच जाए, वह इस विशेष बल का इस्तेमाल अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं कर सकता था। गुरुकुल की पुरानी कहानियों के अनुसार केवल वही योद्धा इस विशेष बल की ताकत को समझ और इस्तेमाल कर सकते थे जो प्राण संघनन यानी कि कंडेंसेशन के ऊंचे चरण तक पहुंच चुके हों। तमाम योद्धा अपनी पूरी जिंदगी बिना इस शक्ति को हासिल किए ही गुजार देते थे, और जो मुट्ठी भर योद्धा प्राण संघनन के शुरुआती दौर में ही इसे जागृत करने में कामयाब होते थे, उन्हें साक्षात इस पूरे युग का सबसे असाधारण और महान योद्धा माना जाता था। मगर अर्जुन ने, जो अभी मार्शल आर्ट्स के महज छठे स्तर पर था, इस दिव्य झरने के बहते पानी के बीच ही भाले की उस परम शक्ति को पूरी तरह अपने वश में कर लिया था। यह साक्षात एक ऐसा अकल्पनीय और हैरतअंगेज कारनामा था जिसने उसे एक बेहद खूंखार और अजेय योद्धा के रूप में स्थापित कर दिया था। जैसे ही उसके दिमाग में गूंज रही वह रहस्यमयी आवाज धीरे धीरे शांत हुई, भाला संकल्प का वह जादुई संसार धीरे धीरे बिखरने लगा और आखिरकार वह पूरी तरह ओझल हो गया। अर्जुन ने अपनी आंखें खोलीं और उसने खुद को अभी भी उस पांचवें सबसे ऊंचे मंच पर फौलाद की तरह सीधा खड़ा पाया। उसके ऊपर से बह रहे उस प्रचंड झरने के बर्फीले पानी ने उसके बदन को अंदर तक झकझोर दिया था। उसने अपनी आंखों को बार बार झपकाया ताकि इतनी देर तक उस आत्मिक अंधेरे संसार में रहने के बाद उसकी नजरें इस बाहरी दुनिया की रोशनी से तालमेल बिठा सकें। फिर उसने नीचे की तरफ देखा, तभी उसकी नजर सीधे गोस्ट ब्लेड पर पड़ी। वह अपना भारी पैर राघव की छाती पर रखे हुए था और राघव उसके पैरों के नीचे दर्द के मारे बुरी तरह तड़प रहा था। राघव का पूरा चेहरा सफेद पड़ चुका था और उससे खून बह रहा था, मगर उसके चेहरे की फौलादी अकड़ अभी भी वैसी ही थी। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं, गोस्ट ब्लेड ने कहा। उसने अपनी आवाज को बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं किया था, मगर इसके बावजूद अर्जुन को उसकी एक एक बात बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। मुझसे अपनी जान की भीख मांगो और सरेआम यह कबूल करो कि इलायची सिर्फ मेरी है। अभी के अभी कहो, उसने राघव पर अपना पूरा दबाव बनाते हुए मजबूर किया। मुझे तुम्हारी वो घिनौनी कहानियां बहुत अच्छी तरह याद हैं, राघव ने बेहद उखड़ी हुई और दर्द से भरी सांसों के बीच हांफते हुए कहा, कि कैसे एक बेइंतहा खूबसूरत परी का सौदा एक दरिंदे के साथ होता है, मगर हमारी इस कहानी का अंत वैसा बिल्कुल नहीं होगा। वह परी अपने लिए एक बेहद सच्चा, नेक और एक असली मर्द चुनेगी, और तुम जैसे नीच इंसान साक्षात एक मर्द कहलाने के लायक भी नहीं हो। तुम तो बस एक इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता। गोस्ट ब्लेड ने दोबारा पूरी ताकत से उसकी छाती पर अपना बूट दे मारा। उसकी कुछ और पसलियां अंदर से तड़क गईं। राघव की सांसें पूरी तरह उखड़ गईं और वह बेदम होकर बस वहां खून की उल्टियां करते हुए पड़ा रहा। आखिर ऐसा क्या करना पड़ेगा जिससे तुम्हारा यह बकवास करने वाला मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाए? गोस्ट ब्लेड ने चिल्लाते हुए पूछा। उसका पूरा चेहरा इस समय साक्षात पागलपन से भरा हुआ था। उसकी नजरों में राघव अब एक इंसान नहीं, बल्कि महक कुचलने वाला कीड़ा बन चुका था। नीचे खड़ी शिष्यों की वह पूरी भीड़ इस खौफनाक मंजर को देखकर साक्षात मरे हुए इंसान की तरह खामोश थी। गोस्ट ब्लेड का यह वहशीपन हर किसी के सामने साफ था। राघव को इस तरह तड़पाना किसी दरिंदगी से कम नहीं था, मगर उसकी ताकत इतनी ज्यादा खूंखार थी कि नीचे खड़े किसी भी शिष्य में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उसे चुनौती दे सके।
यह नजारा देखते ही अर्जुन की आंखों में खून उतर आया। एक बेहद खूंखार और बर्फीली कातिलाना आभा ने उसके पूरे शरीर को अपने घेरे में ले लिया। उस नीच वर्मा परिवार के हाथों अपने दादाजी की मौत के बाद अर्जुन ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी इंसान से इतनी शिद्दत से नफरत नहीं की थी जितनी वह इस समय गोस्ट ब्लेड से कर रहा था। गोस्ट ब्लेड ऊपर खड़े अर्जुन का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा था, इसलिए उसने अपनी उस पूरी भड़ास और नफरत का शिकार राघव को बना डाला था। उधर इला शर्मा भी लहूलुहान और अधमरी हालत में जमीन पर पड़ी हुई थी। यह एक ऐसा खौफनाक मंजर था जो अर्जुन के बर्दाश्त के पूरी तरह बाहर था। बिना एक भी शब्द बोले, गुस्से की एक भयानक दहाड़ के साथ अर्जुन ने उस ऊंचे मंच से सीधे नीचे की तरफ छलांग लगा दी और साक्षात बिजली की रफ्तार से उस घिनौने गिरोह की तरफ बढ़ा। अपनी हथेली में पहाड़ कंपन यानी माउंटेन क्वेकर की उस खूंखार आंतरिक शक्ति को समेटते हुए अर्जुन ने सीधे हवा से ही गोस्ट ब्लेड के ऊपर किसी जलते हुए तोप के गोले की तरह एक प्रचंड प्रहार दाग दिया। उस प्रहार के साथ हवा का एक ऐसा भयानक झोंका उठा जिसने साक्षात एक विनाशकारी तूफान का रूप ले लिया था। उसे देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि अर्जुन का यह बेइंतहा गुस्सा सामने आने वाली हर एक चीज को पूरी तरह मिट्टी में मिला देगा। गोस्ट ब्लेड को पल भर में अपने पूरे बदन में एक गहरे खतरे का एहसास हुआ। उसने जैसे ही ऊपर सिर उठाकर देखा, अर्जुन साक्षात काल बनकर उसकी तरफ टूट रहा था। गोस्ट ब्लेड के बदसूरत चेहरे पर एक बेहद खूंखार और भूखी मुस्कान तैर उठी। वह खुद मन ही मन इसी पल का इंतजार कर रहा था। बिना एक भी पल गवाए उसने पलटकर अपना सबसे जोरदार वार किया। उसकी युद्धात्मा यानी उस खौफनाक भूतिया परछाई ने हवा में एक भयानक दहाड़ लगाई और उसके दोनों हाथों से निकली काली विनाशकारी ऊर्जा सीधे अर्जुन के उस प्रचंड प्रहार से जा टकराई। हवा के बीचों बीच उन दोनों ताकतों का वह टकराव साक्षात किसी बहुत बड़े बम के फटने जैसा था, जिसकी कानफोड़ू गूंज पूरे इलाके में फैल गई। उस धमाके के बाद जो विनाशकारी शॉकवेव निकली वह किसी महाप्रलय के तूफान जैसी थी, जो इस बात का साफ इशारा थी कि यह जंग इस गुरुकुल को हिलाकर रख देगी। वह प्रहार इतना तगड़ा था कि उसने गोस्ट ब्लेड जैसी चट्टान को भी कई कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। तो आखिरकार तुम मुझसे दो दो हाथ करने के लिए नीचे आ ही गए, गोस्ट ब्लेड ने गुस्से में गुर्राते हुए कहा। अर्जुन ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसकी आंखें गुस्से के मारे लाल थीं। वह जमीन पर उतरते ही तुरंत राघव के पास पहुंचा और उसे सहारा देकर अपने पैरों पर खड़ा किया। राघव, मुझे दिल से बेहद अफसोस है कि मेरी वजह से तुम्हें इस घिनौने दलदल में घिसटना पड़ा, उसने बेहद भावुक होकर कहा और उसके शब्दों में सच्चा पछतावा साफ झलक रहा था। ऐसा बिल्कुल मत कहो अर्जुन, राघव ने अपने होठों पर एक गर्व भरी मुस्कान लाते हुए कहा। मुझे सचमुच इस बात पर बेहद फख्र है कि मेरे इस भाई ने उस पांचवें मंच पर कदम रखकर परम आत्मज्ञान की उस अकल्पनीय साधना को पूरी तरह मुकम्मल किया है। उसका चेहरा भले ही खून की कमी से सफेद पड़ चुका था और उसकी आवाज बेहद कमजोर थी, क्योंकि गोस्ट ब्लेड के उस जानलेवा हमले ने उसके शरीर की एक एक हड्डी, अंदरूनी अंगों और उसकी खून की नलियों को बुरी तरह जख्मी कर दिया था। मगर अर्जुन के लिए उसका गर्व उसकी आंखों में साफ चमक रहा था। हालांकि उन दोनों की दोस्ती को अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ था, मगर राघव यह कभी नहीं भूल सकता था कि कैसे अर्जुन ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी औकात से कहीं ज्यादा ऊंचे स्तर के योद्धा क्रिस्टोफर वेनोवर के सामने राघव की इज्जत के लिए ढाल बनकर खड़ा हो गया था। उस गुस्ताखी की वजह से बुजुर्ग ब्रैंडन ने अर्जुन को बेहद दर्दनाक सजा भी दी थी, मगर अर्जुन ने उस दिन बुजुर्ग ब्रैंडन और बाकी सबके सामने राघव की इज्जत को मटियामेट होने से बचा लिया था। उसी दिन से राघव खुद को अर्जुन के इस एहसान के नीचे दबा हुआ मानता था
और उसे अर्जुन को अपना सच्चा दोस्त कहने में बेहद गर्व महसूस होता था। राघव, तुम पहले इस दिव्य हीलिंग पिल को निगलो। मैं बस एक पल में वापस आता हूँ। अर्जुन ने तुरंत एक बेहद कीमती दवा राघव के मुंह में डाल दी। तभी इला शर्मा भी उनके पास आ पहुंची। उसकी चोटें महक ऊपरी थीं, इसलिए उसने तुरंत आगे बढ़कर राघव को अपनी देखरेख में ले लिया। अर्जुन, जरा संभल कर रहना। यह गोस्ट ब्लेड सचमुच एक बेहद खूंखार और शक्तिशाली योद्धा है। राघव ने उस दवा को गले से नीचे उतारने के बाद बेहद कमजोर आवाज में चेतावनी दी। तभी उसके मुंह से दर्द की एक कराह निकली, क्योंकि उस जादुई दवा ने अपना काम शुरू कर दिया था और उसकी टूटी हुई पसलियों को दोबारा आपस में जोड़ना शुरू कर दिया था। यह चोट सचमुच बेहद जानलेवा है। तुम इसके उस खूंखार वार का शिकार बिल्कुल मत बनना, मेरी बात का भरोसा करो। आसपास खड़ी शिष्यों की भीड़ अब धीरे धीरे उनके और करीब खिसक आई थी। यह पूरा तमाशा अब इतना ज्यादा गंभीर रूप ले चुका था कि कोई भी इसे छोड़े बिना रह नहीं पा रहा था। और वे सब बहुत अच्छी तरह जानते थे कि इस बार अर्जुन और गोस्ट ब्लेड के बीच छिड़ी यह जंग अब किसी एक की मौत के बाद ही शांत होगी। अर्जुन बेहद धीमे कदमों से सीधा खड़ा हुआ और उसने अपनी जमी हुई बर्फीली नजरें सीधे गोस्ट ब्लेड और मयंक वर्मा पर टिका दीं। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी इंसान को इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतारने की चाहत नहीं रखी थी जितनी इस समय उसके भीतर उबल रही थी। तुम दोनों आखिर किस तरह की मौत मरना पसंद करोगे? अर्जुन ने बेहद शांत मगर साक्षात काल जैसी डरावनी आवाज में पूछा। गोस्ट ब्लेड ने राघव पर जो जुल्म ढाए थे, उसने अर्जुन की नजरों में उसकी मौत का फरमान उसी वक्त लिख दिया था। मैं तो किसी बेहद खूबसूरत अप्सरा की बाहों में मरना पसंद करूंगा। गोस्ट ब्लेड ने उसका मजाक उड़ाते हुए पलटकर तंज कसा। मगर अफसोस कि आज ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, और न ही तुम्हारे भीतर इतनी औकात है कि तुम मेरी जान ले सको। तुम आखिर हो क्या मार्शल आर्ट्स के महक छठे स्तर पर? उससे ज्यादा तो तुम्हारी बिसात ही नहीं है। मुझे जरा बताओ, आखिर कब से तुम्हारे इस छोटे से दिमाग में खुद को मेरे बराबर समझने का यह झूठा वहम पलने लगा है? जरा आगे बढ़कर मुझ पर वार तो करो, मैं तुम्हें साक्षात किसी दरवाजे की तरह चीर कर रख दूंगा। अगर तुम इस बात पर अड़े ही हो कि आज यहाँ किसी की लाश गिरेगी, तो याद रखना वह लाश सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी होगी। मैं इस बात का सरेआम दावा करता हूँ। गोस्ट ब्लेड का यह तंज बेहद तीखा और जहरीला था, मगर उसका यह अटूट भरोसा बिल्कुल बेबुनियाद नहीं था। इस तक्षक गुरुकुल के पूरे कोर्बेनिक हाउस में 9वें स्तर का कोई भी बड़ा योद्धा लड़ाई के मैदान में गोस्ट ब्लेड को मात देने की हिम्मत नहीं रखता था, तो फिर इस छठे स्तर के अर्जुन की भला बिसात ही क्या थी? तुम इस बात का दावा करते हो? अर्जुन ने हिकारत से हंसते हुए कहा। तुम्हारी औकात तो एक बाजारू औरत के सामने अपनी बात मनवाने की भी नहीं है। तो चलो मैं इस खेल को तुम्हारे लिए और भी ज्यादा आसान और सीधा बना देता हूँ। मैं तुम्हें सरेआम इस मैदान में मौत की जंग यानी फाइट टू द डेथ की खुली चुनौती देता हूँ। क्या तुम्हें यह चुनौती मंजूर है? क्या तुम में मुझसे टकराने की हिम्मत है? यह सुनते ही वहां खड़ी पूरी भीड़ के भीतर साक्षात एक बहुत बड़ा हड़कंप मच गया, क्योंकि हर एक शिष्य ने अर्जुन के उन शब्दों को बिल्कुल साफ सुना था। क्या इस लड़के का दिमाग पूरी तरह सटक चुका है? एक शिष्य ने खौफ से कांपते हुए फुसफुसाया। क्या यह बेवकूफ यह भी नहीं जानता कि गोस्ट ब्लेड कितना ज्यादा शक्तिशाली और क्रूर योद्धा है? यह सचमुच एक नंबर का पागल है, दूसरे शिष्य ने जवाब दिया, जिसके स्वर में गहरे अचरज और डर का एक अजीब मिश्रण साफ महसूस हो रहा था। इसका मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका है। छठे स्तर का कोई भी नया छात्र मार्शल आर्ट्स के 9वें स्तर के एक शीर्ष योद्धा के सामने ऐसी खौफनाक शर्तों पर लड़ने की जुर्रत कभी नहीं कर सकता,
और खासकर तब जब सामने खड़ा 9वें स्तर का शिकारी गोस्ट ब्लेड जैसा एक बेहद बेरहम दरिंदा हो। क्या इसके सिर पर मौत का भूत सवार हो चुका है? यह लड़का आज यहाँ अपनी जान से हाथ धो बैठेगा, एक और शिष्य ने बेहद निराशा और पक्के यकीन के साथ कहा। किसी के लिए भी यह सोचना नामुमकिन था कि अर्जुन इस जंग में गोस्ट ब्लेड को शिकस्त दे पाएगा। वहां खड़ी इलायची का भी यही मानना था। अर्जुन का यह फैसला पूरी तरह जज्बाती और आत्मघाती था, और उसकी अपनी ताकत और उसके इस खूंखार दुश्मन के बीच जो जमीन आसमान का बड़ा फासला था, उसे देखते हुए उसे पूरा यकीन था कि अर्जुन का यह कदम उसे सीधे मौत के मुंह में धकेल देगा। मगर इस एहसास ने उसके दिल को उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा गहरा दर्द दिया। जरा रुको, उसने अचानक चौंकते हुए खुद से ही मन में सवाल किया, और अपने इस बदलते व्यवहार पर उसे खुद गहरा अचरज हुआ। आखिर मैं कब से इस अर्जुन के बारे में इतना ज्यादा फिक्रमंद होने लगी हूं? तक्षक गुरुकुल के नियमों के अनुसार मौत की जंग का सीधा सा मतलब सिर्फ और सिर्फ तबाही था। यह एक बेहद औपचारिक और कड़े नियमों से बंधी हुई ऐसी जंग थी जो दो योद्धाओं के बीच लड़ी जाती थी, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ कोई एक ही योद्धा जिंदा वापस लौट सकता था, बशर्ते अगर दोनों पक्ष इस कानूनी समझौते पर अपनी रजामंदी दे दें, तो यह पूरी तरह से जायज माना जाता था और गुरुकुल का कोई भी बड़ा अधिकारी या बुजुर्ग इस लड़ाई के बीच में दखल देकर उसे रोक नहीं सकता था। यह इस गुरुकुल में अपने आपसी विवादों को हमेशा के लिए शांत करने का एक बेहद प्राचीन हालांकि बेहद दुर्लभ रास्ता था। ओह अर्जुन, तुम सचमुच यह नहीं जानते कि तुमने अपने लिए कैसी खौफनाक मौत की मांग कर ली है, गोस्ट ब्लेड ने कहा। उसके होठों पर एक बेहद डरावनी मुस्कान फैल गई, और उसके पीछे खड़ी उसकी युद्धात्मा यानी उस भूत राजा का वह खौफनाक साया अर्जुन के सिर पर साक्षात यमराज की परछाई की तरह मंडराने लगा।